वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ आपके इंटर एडवांस अकाउंट्स का पहला टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। बेटा मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है। बेटा AS 13 इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर मैंने आप लोगों से बात करी कि बच्चे हम क्लास के अंदर जो रेफर करते हैं दैट इज योर बेयर टेक्स्ट, है ना। क्वेश्चन आता है सर ये बेयर टेक्स्ट जो है वो दिखता कैसा है। तो बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो बेयर टेक्स्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है। जो जो चीज आप ढूंढ रहे हो मुझे पता है आपको नहीं मिल रही। आप लोग यहां पर ढूंढ रहे हो सर हमें ना कुछ प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा, है ना। आप लोग यही ढूंढ रहे हो ना सर कुछ तो प्रैक्टिकल है, कहीं तो टेबल दिखे, कहीं तो जर्नल एंट्री दिखे, सर कुछ प्रैक्टिकल नहीं दिखा। बस सर यही हमारे बेयर टेक्स्ट है। बेयर टेक्स्ट के अंदर वो बताएगा जर्नल एंट्री, बेयर टेक्स्ट के अंदर वो बताएगा ट्रीटमेंट क्या होता है, लेकिन वो जनरल एंट्री लिख के नहीं बताएगा। उसने आपको सब बताया हुआ है, लेकिन उसने आपको बताया हुआ है इन फॉर्म ऑफ योर थ्योरी। और जिस दिन हमें ये स्किल आ गई कि इसको पढ़ना कैसे है, दैट इज द डे जहां पर हमें जो है रियल अकाउंटिंग आ जाए। फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू लर्न इज हाउ टू स्टडी द बेयर टेक्स्ट। बेयर टेक्स्ट होता क्या है, ये होता है बेयर टेक्स्ट। जैसे बेटा लॉ के अंदर बेयर एक्ट होता है, लॉ तो फाउंडेशन लेवल पढ़ के आ रहे हो ना, लॉ के अंदर बेयर एक्ट होता है। yes. आप लोग टैक्स पढ़ रहे हो, टैक्स के अंदर बेयर एक्ट होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बेयर टेक्स्ट। बच्चों अगर आप कोई बच्चों अगर आप कोई भी बेयर टेक्स्ट जो है अगर आप उठा के देखेंगे, सो यू विल रियलाइज कि बेयर टेक्स्ट के ना कुछ हिस्से होते हैं। आपको ना हर एक बेयर टेक्स्ट के अंदर आपको कुछ एक हेडिंग दिख रही है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है बेटा इंट्रोडक्शन, फिर आपको कुछ एक डेफिनेशन दे रखी हैं, फिर उसके बाद आपको ना यहाँ पर देख रहे हो कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं, एक नंबरिंग सी दिख रही है सबको। हाँ जी बेटा, क्या एक नंबरिंग सी दिख रही है, 1 2, फिर 3 3.1, देन आपके कुछ 4 5 6, इस तरीके से नंबरिंग दिख रही है। बेटा ये जो नंबरिंग आप देख रहे हैं, इस नंबरिंग को क्या बोलते हैं, पैरा। इनको क्या बोलते हैं, पैरा। ये क्या होते हैं, पैरा नंबर। जैसे अगर मैं बात करके चलूं यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट की, या यहाँ पर मैं से बात करके चलूं से डेफिनेशन की, तो मैं कहूंगा पैरा नंबर 3.1 में बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पैरा नंबर 3.2 के अंदर गिवन है कि करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पैरा नंबर 3.3 में गिवन है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसको बोलते हैं हम पैरा नंबर, ठीक है। और आप देख रहे हो कि सर कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो नॉर्मल लिखा हुआ है, और कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो बोल्ड में है और इटैलिक्स में है। जो बोल्ड में है और इटैलिक्स में है, बेटा ये जो बोल्ड और इटैलिक्स है ना, ये आपके होते हैं मेन प्रिंसिपल्स। ये आपके क्या कहलाते हैं, मेन प्रिंसिपल्स। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इन आवर क्लास। स्टैंडर्ड तो पूरा पढ़ना है, लेकिन ज्यादा फोकस किसके ऊपर करके चलना है, ऑन द मेन प्रिंसिपल। मैं आप लोगों का एक, बेटा जस्ट गिव मी अ मिनट, कुछ कनेक्टिविटी का आई थिंक इशू है। जब भी कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो उस टाइम पे कुछ इशू आ रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बच्चे ऑनलाइन में मास्टर बेटा हर्ष और सम्यक है। सम्यक बेटा प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए इफ ऑडियो एंड स्क्रीन आर क्लियर। यस सर। ओके ग्रेट। यस। चलो चलो बेटा, हमने बात करी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ बेटा, हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं ना, हम बेयर टेक्स्ट क्लास के अंदर रेफर करा करेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक स्टैंडर्ड के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बेयर टेक्स्ट होता है ना, उसको अगर आप देखोगे उसके अंदर ना कुछ नंबरिंग होती है, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बेटा ये जो नंबरिंग है इसको हम पैरा नंबर बोलते हैं। और जब हम आंसर्स लिख रहे होंगे, उस केस में हम जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर्स होंगे हम वो याद रखने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू रिकॉल कि जब हम आंसर्स लिखें जो भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर है हम उसको लिखें, उसका रेफरेंस देकर है, ठीक है। और जो आपको दे रखा है बोल्ड में और इटैलिक्स में, जो भी आप बोल्ड और इटैलिक्स में देख रहे हैं बेटा, दोज आर योर
मेन प्रिंसिपल्स। जहां जहां चीजें, जो भी चीजें बोल्ड और इटैलिक्स में है, वो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। सो वी विल ट्राई टू रिमेंबर दीज मेन प्रिंसिपल्स। इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके चलना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस अल्टीमेटली बनते नजर आएंगे वो इन मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर बनते नजर आएंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो सर। अच्छा सर, ये स्टैंडर्ड हम कैसे करेंगे? सर देखो, इस ये आपका पहला स्टैंडर्ड है, ठीक है। दो आई कैन इजिली यूज, मेरे पास इसके हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी। मैं करने को फाइल आपने उसके साथ यूज कर सकता हूं और आपको करवा सकता हूं। मैं उसको रीड करवाया, खत्म करवा दिया, बट दैट विल नॉट मेक सेंस। पहला स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं ये वाला स्टैंडर्ड जो है हम लिख कर चलेंगे साथ में। ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड हम बेटा हम लिखेंगे साथ में और हम इसको समझेंगे। अब हमारा स्टैंडर्ड क्या है समझेंगे बच्चे। बेटा हमारे स्टैंडर्ड का नाम है, अभी आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना, मैं जो नोट्स लिखवाने, देखो हम ना बेटा 4 फाइल ऑलमोस्ट हर एक स्टैंडर्ड में क्रिएट करेंगे। मैं हर एक स्टैंडर्ड में लगभग 4 से 5 फाइल क्रिएट करूंगा। एक फाइल हमारी होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक्सप्लेनेशन, एक होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेयर टेक्स्ट, एक होगा क्लास नोट्स, एक होगा क्वेश्चंस। ठीक है, और एक आपका आईसीआई का स्टडी मटेरियल। तो 5 डिफरेंट फाइल्स में क्रिएट करा करूंगा ऑलमोस्ट इन एवरी स्टैंडर्ड। जो मुझे समझाना है मैं एक्सप्लेनेशन में या बेयर टेक्स्ट के साथ में समझा दूंगा। जब हम नोट्स लिखने की बारी आएगी तो हम क्लास नोट्स में जाके उनको उतार लेंगे। नेक्स्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेक टूडे, ठीक है, जो नेक्स्ट 30-40 मिनट्स हैं आप लोगों ने मेरे साथ पूरा इंटरेक्ट करना है। ठीक है, आज थोड़ा सा हम क्या रखेंगे, स्लो रखेंगे, क्योंकि पहला स्टैंडर्ड है। इनिशियल 2-3 क्लासेस वी विल बी स्लो, वंस यू गेट कंफर्टेबल हम अपना पेस बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलें शुरू करें। बेटा स्टैंडर्ड का नाम क्या है? एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना है, जस्ट फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग। बेटा हमारे स्टैंडर्ड का नाम है, नंबर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। आपको हर एक स्टैंडर्ड जो है नंबर और नाम याद होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। बेटा ये जो स्टैंडर्ड है इसको मैं ना 2 हिस्से में बांट सकता हूं। एक हिस्सा मेरा इस स्टैंडर्ड का क्या है, विच इज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एक हिस्सा मेरा इस स्टैंडर्ड का बेटा क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसके अंदर आप जैसे लेजर्स बनाते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे होंगे। हम क्या बना रहे होंगे, वी विल बी प्रिपेयरिंग, वी विल बी प्रिपेयरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और दूसरा मेरा हिस्सा क्या बनेगा, मेरे पास ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। हमारे पास क्या आ रहे होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे होंगे। एंड टू आंसर दोस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आई नीड टू नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। यानी मुझे उसका कहीं ना कहीं बेयर टेक्स्ट मुझे पढ़ के चलना पड़ेगा, मुझे वहां पर रेफरेंस देना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बेयर टेक्स्ट का, और फिर मुझे उसके आंसर्स देने पड़ेंगे। मतलब ये वाले क्वेश्चन मैं कह सकता हूं ये क्या है, थ्योरेटिकल। कैसा है ये, थ्योरेटिकल। ठीक है जी, तो इट इज अ मिक्स स्टैंडर्ड, जिसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। एंड टू सॉल्व दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे कुछ कंसेप्ट्स आने चाहिए। और वो कंसेप्ट मुझे कहां मिलते हैं, वो मुझे मिलते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बेयर टेक्स्ट में। यानी अगर मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो आई नीड टू हैव नॉलेज ऑफ सर्टेन कंसेप्ट्स ऑफ बेयर टेक्स्ट एएस 13 के। मुझे कुछ एक कंसेप्ट आने जरूरी हैं। जब तक मुझे ये नहीं आता होगा मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। यानी मुझे ये आना चाहिए तभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूं। ठीक है, स्टार्ट करो। अब एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं। बेटा देखो, हर एक स्टैंडर्ड जो होता है ना, हर एक जो स्टैंडर्ड होता है उसका ना एक ऑब्जेक्टिव होगा। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या होगा बेटा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। जैसे आपके सिलेबस के अंदर अकाउंटिंग एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी अभी पढ़ के आया इंट्रोडक्शन। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप नॉलेज एक्वायर करो, एबिलिटी एक्वायर करो कि आप अप्लाई कर पाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, है ना।
ये ऑब्जेक्टिव है। इसी तरीके से बेटा हर एक स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव होता है। आपको वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है क्या, कि ये स्टैंडर्ड अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस स्टैंडर्ड को हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस स्टैंडर्ड का, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है, ये स्टैंडर्ड मुझे बताता है कि अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग कैसे होगी फॉर इन्वेस्टमेंट्स। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उस इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, मुझे ये स्टैंडर्ड बताएगा। तो इस स्टैंडर्ड का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्रिस्क्राइब करता है कि अकाउंटिंग कैसे करके चलेंगे इन्वेस्टमेंट की। और सेकेंड चीज मुझे ये जो स्टैंडर्ड बताकर चलता है वो बताता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। वो मुझे क्या बताएगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि अब इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज कैसे करते हैं। दो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, बनते कैसे हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उसके अंदर में चार मेन चीजें देखने को आपको मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, चार मेन चीजें। कौन सी चार मेन चीजें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूजुअली देखने को मिलती है। एक होता है रिकॉग्निशन, एक क्या होता है बेटा रिकॉग्निशन। दूसरा क्या होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट या मेजरमेंट, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तीसरा क्या होता है डिस्क्लोजर, और फोर्थ होता है प्रेजेंटेशन। यानी हर एक स्टैंडर्ड के अंदर मुझे यूजुअली ये चार चीजें देखने को मिलती है कि आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कैसे करेंगे और प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इन चार चीजों के ऊपर जो है यूजुअली ये हर एक स्टैंडर्ड बात करके चलेगा। यस देयर आर सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके सिर्फ ना डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड, जिसके अंदर मेरे पढ़ाने वाला ज्यादा नहीं होता, मेरे समझाने वाला ज्यादा नहीं होता, बस उसके अंदर वो स्टैंडर्ड ये बताता है कि आपको डिस्क्लोज कैसे करना है, कि आप डिस्क्लोज कैसे करोगे, बस ये बताता है वो स्टैंडर्ड। ठीक है। अब यहां पर हम बात करके चले तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड की, तो इसके बेटा दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये बताएगा कि ट्रीटमेंट क्या होगा, बेसिकली इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग हम करते कैसे हैं। दूसरा ये बताता है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट की, कि व्हाट इज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट को हमने डिस्क्लोज कैसे करना है। तो ये स्टैंडर्ड दो चीजों के साथ डील। अब जब भी आपको स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना तो स्टैंडर्ड के अंदर बेटा होता क्या है, हर एक स्टैंडर्ड का ना एक स्कोप होगा, हर एक स्टैंडर्ड का क्या होगा, एक स्कोप होगा। स्कोप के अंदर बेसिकली बताया जाता है कि ये स्टैंडर्ड कहां लगता है, या फिर ये बताया जाएगा ये स्टैंडर्ड कहां नहीं लगता। ज्यादातर अगर आप देखोगे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्कोप, तो मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नेगेटिव बात बताई, यानी ये बताया गया है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां नहीं लगेगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके साथ डील नहीं करेगा, ये बताया गया है, रेदर देन ये कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके साथ डील करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम 13 देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो ना डील नहीं करता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में ये बताया गया ये किसके साथ डील नहीं करता, कह रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 डज नॉट डील विद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बेटा चार चीजों के साथ डील नहीं करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो चार चीजों के साथ डील नहीं करेगा। कौन कौन सी चार चीजों के साथ डील नहीं करता सुन लीजिए। वो कहता है अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है इन्वेस्टमेंट से, अगर आपको कोई इनकम हुई है बेटा इन्वेस्टमेंट से, तो उसके साथ आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील नहीं करता। जैसे आप मान लेते हैं, चलो मैं आपसे एक जनरल चीज पूछता हूं, अभी मैं इन्वेस्टमेंट की मीनिंग के ऊपर भी आऊंगा तब भी मैं बात करूंगा, मुझे एक चीज बताओ आप लोग इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हो। पैसे लगाता कि कोई अच्छा रिटर्न मिले। इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली समथिंग जो आप लगाते हो, जो अमाउंट आपने लगाया है टू गेट रिटर्न, टू गेट रिटर्न, है ना। आपने क्या करा, कोई एफडी कराई है, क्यों कराई है एफडी जी, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, क्यों करा हुआ है जी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट, कि उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा, या शेयर का अगर को प्राइस प्राइस बढ़ेगा तो कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, है ना, उसको बेच के गेन कमा लोगे।
है ना। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, क्यों खरीदी हुई है कि भाई प्रॉपर्टी जो है कल को उसको रेंट पे देंगे, प्रॉपर्टी जो है उसको कल क्या करेंगे, रेंट पे देंगे। ठीक है, समझ आया। तो बेसिकली ये वाला जो स्टैंडर्ड है ना, कहता है कि भाई देखो हम इन्वेस्टमेंट के साथ डील करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट के साथ तो डील करेंगे, लेकिन जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ना, यानी आपकी इंटरेस्ट इनकम हो गई, आपकी डिविडेंड इनकम हो गई, आपकी रेंटल इनकम हो गई, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर मान लेते हैं कोई रेंटल इनकम आ रही, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा हुआ आगे रेंट में दे देते हो, तो कह रहे हैं इसके साथ ना हम बात नहीं करेंगे। कह रहे हैं इसके लिए ना एक स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बताएगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर इसका पूछ रहे हो, इनकम का पूछ रहे हो, तो इनकम के बारे में जानना है तो AS9 से बात करो, मुझसे मत बात कर, है ना। बेसिकली आप जैसे मान लेते हैं किसी बैंक में गए या किसी जगह गए, ऑफिस में गए, आपको वहां कोई काम है ना, आपको जो काम था आप एक काउंटर पे गए तो बोल नहीं देते अगले काउंटर पे जाओ। समझो बस यही चीज हो रही। आपने कहा इन्वेस्टमेंट है, आपने कहा चलो भाई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से ना मेरे को इनकम हुई है, मेरे को इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट मिला है, या मेरे को डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इन्वेस्टमेंट वाला का स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, कह रहे अरे नहीं नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा, ये जानना है ना तो AS9 के पास, AS9 के पास ये चीज AS9 बताए। तो जब हम AS9 पढ़ेंगे, जब हम AS9 पढ़ेंगे, वहां हम सीखेंगे बेटा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे रिकॉग्नाइज करके चलते हैं, तो वो AS9 डील करेगा। ठीक है। देन अगला क्या आ जाता है, एक बेटा आता है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग लीज। मैं आपको कह रहा हूं जितना मैं बस सिखा रहा हूं ना, जो चीज अभी बता रहा हूं, आपका फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए। आपके मन में सवाल उठने शुरू हो गए, आपके मन में पहला पॉइंट पढ़ने के बाद ही मन में एक सवाल उठना शुरू हो चुका हुआ है कि सर ये AS9 के अंदर इंटरेस्ट के बारे में बोलता क्या, डिविडेंड के बारे में बोलता क्या, है ना। एक क्यूरियोसिटी आ गई मन में कि AS9 कहता क्या होगा। सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब AS9 की बात करेंगे तब AS9 कहता जाए, जब पढ़ो तब तक आपने नहीं सोचना है। इतना ध्यान रखना कि फोकस होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड जब भी हम कोई करेंगे वो स्टैंडर्ड कुछ जिक्र करेगा, किसी और स्टैंडर्ड का जिक्र करेगा, कुछ और बताएगा, वहां पर ना आप डिवर्ट हो सकते हो। कोई बच्चा हो सकता है खो जाए, कह रहे अच्छा क्या होता होगा ये इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट, डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होता होगा। अरे खोना नहीं है, फोकस किसके ऊपर करना है, अभी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करना। तो जो सिखाया जा रहा है पूरा ध्यान 100% फोकस उस पे। ठीक है। अगला क्या आता है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। अब मन में यहाँ पे दो सवाल होते हैं, सर ये ऑपरेटिंग लीज क्या है, ये फाइनेंस लीज क्या है। अरे सर और छोड़ दो, ऑपरेटिंग फाइनेंस तो बात की बात। कोई कोई बच्चा ऐसा है जो कह रहा है सर ये लीज क्या है ना। वैसे लीज का मतलब सबको पता है कहीं ना कहीं, एक तरह से रेंटल हो गया है ना। लेकिन सर ऑपरेटिंग क्या होता है और फाइनेंसिंग क्या होता है, सर इसके बाद AS13 करेगा ही नहीं। इसके लिए एक हमारे पास स्टैंडर्ड है विच इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में जाके सीखेंगे अरे भाई इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, फाइनेंसिंग लीज क्या होता है। तो ये वाला आप देखोगे ना, मैं आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड कराऊंगा और बीच में कई स्टैंडर्ड्स के अंदर मैं जिक्र करूंगा कि भाई AS19 बताएगा, ये AS19 बताएगा। AS19 ना हम लास्ट में जाके स्टैंडर्ड करते हैं, AS19 ना लास्ट में 5-6 स्टैंडर्ड करवाता हूँ ना, उसमें उसका नंबर आता है AS19 का। ठीक है। तो आपके ना हम 25 टॉपिक कर चुके होंगे, 28 टॉपिक कर चुके हैं, फिर जाके बताऊंगा अच्छा बेटा AS19 ये होता है। ठीक है। तो AS19 जो है तब तक सस्पेंस है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज क्या होता है, सही टाइम आने पे बता दिया जाएगा क्या ट्रीट। AS13 कहता है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज अरे भाई हम डील नहीं करेंगे, AS19 के पास जाओ वो बताए। अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स। ठीक है। एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस। लाइफ इंश्योरेंस जो एंटरप्राइजेस होती हैं, बेटा मुझे पता है हैंडराइटिंग खतरनाक हो गई, डोंट वरी। ठीक है, जब प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा ना, जब अच्छे अच्छे क्लास में लिखना होगा जब तुम लोगों ने, तो उस टाइम पे अच्छी हैंडराइटिंग लिखूंगा मैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट किस चीज की,
रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स की जो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होती है या लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस की जो इन्वेस्टमेंट रहती है, ठीक है, उसके साथ ये डील नहीं करता। क्यों नहीं डील करता? रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के बारे में ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में बात होगी, और ये जो लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट होती है ना, इसके बारे में ना इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ईडा बताएगा। इंश्योरेंस वाले बताएंगे भाई हमें नहीं लेना देना, कह रहे हैं इसके बारे में जानना है इंश्योरेंस वालों से बात करो, AS 15 से बात करो, हम नहीं बताएंगे। ठीक है। अगला क्या आता है, आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, आपके जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं। अब फिर मन में सवाल उठ गया, सर म्यूचुअल फंड तो चलो हमें फिर भी समझ में आता है सर, टीवी पे ऐड देखते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, निवेश करने से पहले, क्या बोलता है वो हिंदी में, निवेश करने से पहले ये मार्केट जोखिम नहीं, निवेश करने से पहले टर्म्स और कंडीशन को ध्यान से पढ़ ले, है ना, ऐसा कुछ बोलता हूँ, है ना, हिंदी में बोल रहे होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स, इसी तरीके से एक होते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स, एक क्या होते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स, एक होते हैं बेटा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं कुछ। मुझे पता है मन में सवाल उठ रहे हैं, सर म्यूचुअल फंड तो फिर भी चलो आइडिया हो गया कि ठीक है, वो क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, मैं शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, मैं शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, मैं म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करता हूं, मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं, मैं म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करता हूं। शेयर्स के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना होता है, मैं खुद चूज करता हूं, अरे भाई मुझे कौन सी कंपनी का शेयर लेना है, मैंने पैसा लगा दिया। म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, अरे वो भी तो अल्टीमेटली मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस वहां पर होता क्या कि मेरी एक मंथली सिप जा रही है, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 7000 रुपए, वॉट एवर अमाउंट इट इज, हर महीने मेरे अकाउंट से बस 7000 रुपए कटते हैं। मुझे नहीं पता वो 7000 रुपए कहाँ लग रहे हैं, कौन से शेयर में लग रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है। बस मैंने तो म्यूचुअल फंड में सिप लगा दिया, हाँ मुझे रिटर्न मिल रहे हैं, मेरे को क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, सिप जा रही है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने मेरे खाते से कुछ पैसा कटता है, ठीक है, वो म्यूचुअल फंड है। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, थोड़ा रहो ना सस्पेंस में, बता देंगे ठीक टाइम आने पे। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बता देंगे, वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, या आपके बैंक्स हो गए, या आपके जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक्स हो गए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर डिक्लेयर करेंगे, कह रहे उनके ऊपर भी हम ये वाला स्टैंडर्ड नहीं लगाएंगे, उनके ऊपर भी हम ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो नहीं लगाएंगे। अब मन में बहुत सारे सवाल उठे हैं, है ना, मन में सवाल उठे हैं, सर ये इनकम के साथ कैसे डील होता है, ऑपरेटिंग फाइनेंस रिस्क का कैसे डील होता है, ठीक है, या ये इसलिए इन्वेस्टमेंट साथ कैसे डील होता है, ये होता क्या है म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड और ये सब, बस इतना क्या है, सही टाइम आने पे हर एक चीज का मतलब बताया जाएगा। आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि ये वाला स्टैंडर्ड कहां पर नहीं लगता, ये वाला स्टैंडर्ड कहां पर नहीं लगता, ठीक है, और क्यों नहीं लगता उसकी जस्टिफिकेशन दे दिया साथ। इसके ऊपर AS 9, इसके ऊपर AS 19, इसके ऊपर इड्डा और AS 15, और इसके लिए जो इनका रिस्पेक्टिव एक्ट रहता है या रेगुलेटर रहता है उसको फॉलो करेंगे। जैसे अगर हम बैंक्स की बात करके चल रहे हैं तो बैंक्स की इसमें उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसकी सुननी पड़ेगी भाई, RBI की सुननी पड़ेगी, बैंकिंग रेगुलेशन की सुननी पड़ेगी, जो उनका रेगुलेटर रहते हैं उनको उसका फॉलो करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बोलो जितना पढ़ाया क्या उतना समझ में आया? यस। है ना। अब मैं बता क्या हुआ, शक्ल देख के बता सकता हूँ, सर हमें ना झटका लगा, है ना, सर हमें लगा झटका एकदम, हमें नहीं पता था अकाउंटिंग कैसे भी होती है ना, कोई बात नहीं, डाइजेस्ट कर, ठीक है, टेक 2 मिनट्स, थोड़ा इसको डाइजेस्ट कर, उसको मैं भी लिखवा दूंगा, जो भी 2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं, अभी ज्यादा नहीं पढ़ाया, 2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं, ये दोनों पैराग्राफ मैं अभी लिखवा दूंगा। मुझे बस इतना बताओ, जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज कि जो पढ़ाया क्या समझ में आया, जितना पढ़ाया क्या समझ में आया। डेफिनेटली थिंग्स आर न्यू फॉर यू, कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा, जितना पढ़ाया क्या उतना समझ में आ गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बोलो जी, यस। इतना क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं, है ना, अभी ज्यादा नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अभी ज्यादा नहीं पढ़े, जस्ट स्पेंड अनदर 30 मिनट्स 40 मिनट्स विद मी, ठीक है, उसका एक 15 मिनट की ब्रेक दे दो, बट जस्ट स्पेंड अनदर 30 मिनट्स विद मी, ठीक है, 30 मिनट्स, ठीक है, चलो 30 मिनट में, ठीक है, आधा घंटा तो और लगाओ मेरे साथ, पहली क्लास है, कोई बात,
ठीक है, स्लो एंड स्टडी। चलो डन, यहां तक हो गया, बढ़ सकता हूँ आगे? Yes, sir. पक्का? हाँ जी बच्चे, हर्ष क्लियर यहां तक बेटा? यस सर। चलो जी, अब थोड़ी सी बात ऐसी आएगी ना, अब थोड़ी सी बात ऐसी आएगी जिसके अंदर चलो थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट जो है, जिसका तुम लोगों के पास आंसर होना चाहिए। मेरा बस तुम लोगों से एक सवाल है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? और मुझे आंसर्स चाहिए। हाँ जी, कौन कौन बता रहा है? हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर इन्वेस्टमेंट में वही कि हमने कहीं पर पैसे लगाए ताकि उसका रिटर्न मिले, बेनिफिट के बेसिस पे जब हम पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐड ऑन करना चाहो? सबके एक ओपिनियन है? कोई है जिसको लगता है कि कुछ वो ऐड ऑन करना चाहता है, कुछ भी ऐड ऑन करना चाहता है, थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहता है? चाहे हो सकता है मैंने वो चीज क्लास में ऑलरेडी बता दी हो, ठीक है, चाहे उसी को रिपीट करना चाहते हो, थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हो, कोई बच्चा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी बोले बेटा। सर इन्वेस्टर मतलब कि मनी को एक सेफ कस्टडी में रखना, कि उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज कर सके। जैसे कि हम घर पे रखते हैं ना, उसका रिस्क बड़ा है, पर हम उसको इन्वेस्ट करते कहीं तो उसका रिस्क कम हो जाता है, एक्सेप्ट शेयर मार्केट के कुछ सेगमेंट्स में। ओके, बहुत अच्छे, एक डिफरेंट एक व्यू दिया है भाई ने, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई? मान लो कोई एसेट खरीदा है जो फर्दर इनकम जनरेट करते रहे फ्यूचर। बहुत बढ़िया, कोई एसेट खरीदा है जिससे फ्यूचर में कोई फर्दर इनकम जनरेट हो। बेसिकली हम आ रहे हैं उस चीज को, मैं कह रहा हूँ तुम ही डेफिनेशन बना दोगे इन्वेस्टमेंट का, मतलब तुम लोग ही बताओगे। इनकम भाई ने, चलो एक चीज भाई ने बोली, कह रहे हैं कि जो आपने पैसा लगाया है फर्दर इनकम के लिए। अब मुझे बस इनकम के कुछ एक एग्जांपल दे दो बेटा। रेंटल, ओके, और इंटरेस्ट डिविडेंड? रेंटल, इंटरेस्ट, डिविडेंड। अच्छा, एक चीज मैंने और बोली थी बीच में, कैपिटल एप्रिसिएशन। आ जाओ सिर्फ, खत्म, यही तो है इन्वेस्टमेंट, और क्या है? मैं कह रहा हूं मुश्किल नहीं है, जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे उतना कंफर्टेबल हो जाओगे, उतना आसान बन जाए। और तुम लोगों को सब आता है, अपनी एबिलिटीज को बस बाहर निकालना है। रामायण सबने देखी यस। है, मेजोरिटी ने तो देखी होगी, नहीं तो चलो इतना तो चलो आइडिया होगा सभी को कि रामायण में एक चीज थी, हनुमान जी के पास शक्तियां तो उनके पास इनबिल्ट थी ना, है ना? लेकिन बस हुआ क्या था, एक श्राप की वजह से वो अपनी शक्तियां भूल गए, है ना? तो जब वो क्रॉस करनी थी, लंका जाना था, तो तब उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी। हुआ था ऐसा। यस। बस ये समझो, हमने ना क्लास के अंदर वही काम करना है। तुम लोगों को सब आता है, तुम लोगों को सब पता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा नहीं लिखा जो तुम लोग नहीं जानते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी चीजें लिखी हैं तुम लोगों को पता है कहीं ना कहीं, बस तुम लोगों को मैंने वहां तक पहुंचाना है। ठीक है, बस ये काम है मेरा। ठीक है बच्चे, प्लीज एक चीज मैं वो करूंगा, पहली क्लास में ये चीज कह रहा हूं, और मैं ना बार बार ये चीज रिपीट करूंगा नहीं, बट सिंपल देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरी क्लास ना ऑलरेडी बहुत इंटरेक्टिव होती है अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन कि टॉपिक में इंटरेस्ट बनता नजर नहीं आए। चाहे मैं फिर जितना मर्जी एफर्ट्स कर लूं, जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूं, आप लोगों का फीडबैक ये होगा कि सर समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो मुझे लगता नहीं है कि आपस में बात करने की जरूरत है। दिस इज समथिंग मैं जो सब बच्चों के लिए बोल, मैं क्लास में कभी किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, अरे भाई चुप हो जाओ, मैं कभी किसी को रोकूंगा नहीं। मेरा वो नेचर है नहीं, मैं कभी किसी को रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बात करने से मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कौन सुन रहा है कौन नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी मेरी बात एक बच्चा भी सुन रहा है तो मेरे को तो पढ़ाना है, क्लास में अच्छे से पढ़ाना। ठीक है, मैं तो अपना काम करके चलूँ। लेकिन अगर आप लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हो, आप लोग आपस में बात करते हो, और फिर उस चक्कर में अगर आपका कुछ मिस होता है, देन आप मुझे वो ब्लेम नहीं कर सकते ना उस चीज के। ठीक है, सो ये मैंने एक जनरल बोल दिया सबके लिए, विदाउट किसी को पॉइंट आउट करे। मैं क्लास में ऑलरेडी देख चुका हूँ, ठीक है, 4 बच्चों को तो मैं बात करते देख चुका हूँ। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, तो डोंट टेक पर्सनली।
ठीक है, बस मैंने फर्स्ट और लास्ट टाइम बोल दिया, ये वाली बात मैं आपको मेरी पूरे, अगर मेरे 80 लेक्चर है, 80 लेक्चर में कहीं देखने को नहीं, सुनने को नहीं मिलेगी आपको ये चीज एक तरफ से। चलो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सर, आप लोगों ने एक चीज तो बड़ी अच्छी कही, लेकिन आप ना एक कीवर्ड भूल गए बेटा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे यार कोई बच्चा तो देगा आंसर। जरा सोचना तो शुरू करो, इन्वेस्टमेंट होता क्या है? एसेट, है ना, बेसिक। इन्वेस्टमेंट क्या है? वो एसेट्स हैं विच आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज। कोई भी एसेट विच इज हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज, किस पर्पस के लिए? तीन वजह से आपने इसको हेल्ड करा हुआ है। तीन वजह से आपने इसको हेल्ड करा हुआ है। पहला बोला है फॉर अर्निंग इनकम, कि हम उसके ऊपर भाई इनकम अर्न करेंगे। दूसरा, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, कि हमने उसको होल्ड करा हुआ है कि भाई जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम इसको बेच डालेंगे। और तीसरा, फॉर अदर सिमिलर बेनिफिट्स। बेटा ये अदर सिमिलर बेनिफिट्स की खोजना मैं बहुत सालों से कर रहा हूं, मुझे तो मिला नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ये जो अदर सिमिलर बेनिफिट्स है ना, वो स्टैंडर्ड में वर्ड लिखा जरूर गया है, लेकिन इसको समझाया कहीं पर भी नहीं गया। स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशन देखेंगे इसकी, तो डेफिनेशन के अंदर आप देखते हैं एसेट्स क्या है? एसेट्स आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल। दूसरा, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। इंटरेस्ट आप लोग समझते हो, हमने क्या करा? एफडी कराई, आरडी कराई, उसके ऊपर मुझे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने क्या करा है? शेयर्स खरीद रखे हैं, उसके ऊपर क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, रेंट पे दे रखी है, उसके ऊपर क्या मिल रहा है? रेंटल मिल रहा है। ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन का एग्जांपल क्या हो गया? अगेन आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ शेयर्स इटसेल्फ। मैंने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, होल्ड करा शेयर 6 महीने 8 महीने, ठीक है, मेरे को था चल 25% जब रिटर्न मिल जाएगी तो मैं बेच दूंगा। 25% हुआ 3 महीने में, 4 महीने में मैंने बेच दिया। ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा था, बाय करा, होल्ड करके रखा, जब मेरे को मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न मिली मैंने उसको बेच दिया, कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, लास्ट क्या है? फॉर अदर सिमिलर बेनिफिट्स। अदर सिमिलर बेनिफिट जो है वो कहीं पर भी बताई नहीं गई है। ठीक है, और साथ में ना इसके बाद में एक चीज और बोली गई, कह रहे ऐसे एसेट्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ऐसे एसेट्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। उनको कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एसेट्स जो हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। चलो, किसका नाम है? किससे शुरुआत करें? नकुल? ठीक है, चलो एग्जांपल लेना मुझे, नकुल का एग्जांपल ले लेते। बेटा मान लेते हैं नकुल लिमिटेड। ठीक है, नकुल लिमिटेड जो है बेटा, ये ना ट्रेडिंग में डील करता है, ट्रेड कर, ट्रेडिंग समझते हो ना, गुड्स की ट्रेडिंग यहाँ पे बात नहीं कर रहा, ये शेयर्स की ट्रेडिंग है। नकुल लिमिटेड जो है वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ट्रेडर्स ऑफ आवर कंट्री, लेट राकेश झुंझुनवाला जी, है ना। एक और थे हर्षद मेहता, है ना, सीरीज देखी होगी स्कैम 1992, स्कैम 1992, हर्षद मेहता, राकेश झुंझुनवाला, ये सब क्या है बेटा? क्या ये इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर? सर ये लोग ट्रेडर। ये पता क्या करते थे? ये स्टॉक को खरीदते थे बेच देते थे, खरीदते थे बेच देते थे, खरीदते थे बेच देते थे, शेयर्स खरीदने बेचते थे, है ना। ये इनका जो पर्पस होता था बेसिकली होल्डिंग तो कभी होता ही नहीं था। फ्यूचर ऑप्शन सुना है? फ्यूचर ऑप्शन भी सुन रखा है ना? क्या होता है फ्यूचर ऑप्शन? अरे होल्ड कहाँ कर रखे होते हैं वो, पुट कॉल बाय करके बैठे होते हैं हम। ये सब क्या होता है? पुट कॉल, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है? जिनको नहीं पता डोंट वरी, हमें उसके डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली बात इतना समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं? ट्रेडिंग करता हूं। ट्रेडिंग किस चीज की करता हूं? सिक्योरिटीज की, शेयर्स की, डिबेंचर्स की। शेयर्स क्या होता है सबको समझ में आता है? हाँ जी बच्चे, शेयर्स क्या होता है सबको समझ में आता है? हर्ष? डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पढ़ा हुआ है सर, फाउंडेशन में पढ़ के आए थे सर। इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है? वो डेट होता है विच इज एक्नॉलेज बाय द कंपनी। हाँ जी, हमने ये पैसा वापस करना है ना। बेसिकली अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं तो मैं उसको ना सिंपल भाषा में समझाता हूं। कैसे? मैं कहता हूं आपने जो पैसा बैंक से ना लेकर पब्लिक से पैसा ले रखा है, लोन ले रखा है, उसको क्या बोल देते हैं? डिबेंचर बोल देते हैं जी। उसको क्या बोल देते हैं? डिबेंचर बोल देते हैं। ठीक है, डिबेंचर हो गया।
चलो, उसके अलावा कोई और सिक्योरिटी होगी? कह रहे अब मान लेते हैं नकुल जो है बेटा वो इन्वॉल्व है ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग किस चीज की? शेयर्स की, डिबेंचर्स की, या कोई भी सिमिलर सिक्योरिटीज। बैलेंस शीट डेट के ऊपर, यानी जिस दिन बुक्स क्लोज होती है, से 31 मार्च 2024 को, 31 मार्च 2024 को नकुल के पास कुछ सिक्योरिटीज है, नकुल के पास जो है कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, नकुल के पास कुछ डिबेंचर्स पड़े हुए हैं, या ऐसी सिमिलर सिक्योरिटीज पड़ी हैं, बॉन्ड्स पड़े हैं, ठीक है। तो बस मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लगेगा? मेरा आप लोगों से सिंपल सा सवाल ये है कि जितना मैंने अब तक पढ़ाया उस बेस के ऊपर तुम लोगों का आंसर क्या है? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लगेगा या नहीं लगेगा? पक्का नहीं? हाँ जी, नो, नो, हाँ जी, हर्ष आप क्या कहते हो, यस और नो? ऐसा लगेगा। लगेगा? कैसे बेटा? एक्चुअली हम जब शेयर्स डिबेंचर्स ले रहे हैं ना, तो हम हम्म, जब उनको होल्ड कर रहे हैं तो उसमें ना ही हमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है जब तक उसको बेचे ना, ना उसमें इंटरेस्ट मिलता है, ना उसमें हमें। तो मैंने क्या बोला? आपने अगर एग्जांपल ध्यान से सुना, मैंने बोला कि नक्को लिमिटेड जो है वो ट्रेड करता है, नक्को लिमिटेड जो है वो ट्रेड करता है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं किसी गुड्स के अंदर ट्रेड करके चल रहा हूं तो मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ना यार। नक्को लिमिटेड जो है इस तरह स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करके चलता है, शेयर्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, डिबेंचर में ट्रेड करके चल रहा है। और मैंने बेटा अभी यहां पर हमने एक लाइन पढ़ी है, क्या लाइन पढ़ी है? एसेट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। एसेट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं या सिक्योरिटीज हैं, क्या नकुल के लिए वो एज स्टॉक इन ट्रेड नहीं है क्या? जी हर्ष, क्या वो नकुल के लिए स्टॉक इन ट्रेड है? यस सर। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है, क्या वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है? नो सर। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो AS13 लगा सकते हो। नो सर। समझ में आ गया कैसे माइंड मैप बनाना है? यस सर। अच्छा, अब आपको एक चीज बताऊं। अब ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना मेरी पहले डेमो क्लास लगाई, तो उन्होंने ना मेरे साथ एक स्टैंडर्ड कवर कर लिया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, है ना। पहले मैंने डेमो क्लास ली थी, 3 क्लासेस ली थी मैंने ना डेमोस में, AS2 पूरा समझा दिया। अभी आप लोगों ने मेरे साथ AS2 नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोग कनेक्ट जरूर कर पाए। सर AS2 जो है ना, वो ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, वो है इन्वेंट्रीज के ऊपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा 2 है एक, वो है इन्वेंट्रीज के ऊपर। अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 देखता हूं, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब ही क्या होता है? स्टॉक होता है। चलो जरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की तरफ चलते हैं। बेटा ये मेरे करंट बैच के नोट्स है, ठीक है, जो मेरा मई वाला है। ये लो बेटा, ये आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर ना बेशक मैंने आपको पढ़ाना है, लेकिन मैं चाहता हूं इसके ऊपर ना जरा आप एक जगह पे जाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्टार्टिंग में आ जाए, पैरा नंबर 1, स्कोप है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। जरा सी पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा है? अरे सर, अगर गुड्स थे तो गुड्स के ऊपर तो तुम कह रहे थे ये तो इन्वेंट्री के अंदर कवर हो जाता है, इतना तो सबको शब्दों को कॉमन सेंस है। गुड्स की अगर मैं बात करें, चलो डेफिनेटली स्टैंडर्ड में कवर हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बेटा धक्के मार के बाहर निकाल दिया इसको, कह रहे भाई तू शेयर है, तू डिबेंचर है, कहता है भाई तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बेटा धक्के मार के इसको स्कोप से बाहर करा। कहते हैं कि अगर शेयर, डिबेंचर और कोई भी सिक्योरिटी विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, क्या उसकी जगह इस घर में नहीं है, इस स्टैंडर्ड में नहीं है। AS2 ने बाहर निकाल दिया। क्या किया इसने फिर? ये शेयर्स थे, डिबेंचर्स थे, जो हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड वाले थे, बेटा ये AS13 के बाद, AS13 को कहते देखो यार तुम्हारा तो नाम भी इन्वेस्टमेंट है, कहने हमें रख लो। AS13 ने भी बेटा क्या करा, इनको बाहर कर दिया बेटा धक्के मार के। AS13 की डेफिनेशन जब मैंने पढ़ी इन्वेस्टमेंट की, तो AS13 भी कहता अरे भाई जो एसेट हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती, कहते धक्के मारे चल बाहर निकल, यहां घुस मत जाइए। AS2 ने बेटा धक्के दे दिए, AS13 ने धक्के दे दिए, जाए तो जाए का बेचारा, कहां जाए बेटा? ये शेयर डिबेंचर जो हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है, कहां जाए? कौन मदद करेगा इनकी? इनकी मदद के लिए कोई सामने आया, कौन सामने आया? आपका इंस्टीट्यूट सामने आया, आपका ICI बेटा इनकी मदद के लिए सामने आया।
कह रहे ऐसे स्टॉक डिबेंचर शेयर जो कि हेल्ड, ऐसे शेयर और डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट जो कि हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, कह रहे उनको आईसीआई ने उठाया अपनी गोद में, AS13 के पास लेकर गया, AS13 को थपा दिया, कहता है ये रखो AS13, इसका ध्यान आज से तूने रखना है, इसको आज से तू वैसे ही पालेगा बेटा जैसे अपने बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट को पाले। ठीक है, बेसिकली आईसीआई ने एक गाइडेंस नोट निकाला। आईसीआई कहता है कि इस गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग जो भी आपके शेयर्स डिबेंचर्स जो कि हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, उनको वैसे ही ट्रीट करा जाएगा जैसे करंट इन्वेस्टमेंट को डील करा जाएगा। अरे सर, अभी इन्वेस्टमेंट तो हम समझे नहीं पूरी तरीके से, आप करंट इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हो। आएंगे बेटा, स्लो एंड स्टडी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेरी दो तरीके की, वैसे तो मल्टीपल बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन मैं मेजरली इस स्टैंडर्ड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट बांटूंगा, एक लॉन्ग टर्म और एक करंट, एक लॉन्ग टर्म और एक करंट। ठीक है, उसके ऊपर आएंगे अभी। ठीक है, मुझे बताओ कि समझ में आया? तो बेटा इसके ऊपर अब मैं आपसे पूछूं क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लगेगा, तो आंसर है यस सर। वैसे इसके ऊपर देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो नहीं लगता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर जब मैं इन्वेस्टमेंट का मतलब पढ़ता हूं तो तब भी ये नहीं लगता सर। लेकिन जब हम आईसीआई का गाइडेंस अगर देखें तो आईसीआई ने गाइड करा है, कहते हैं कि जो आपकी सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, जो सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, कह रहे हैं उसको आप वैसे ही ट्रीट करके चलोगे जैसे आप ट्रीट करके चलते हो करंट इन्वेस्टमेंट को एज पर AS13। तो आईसीआई ने एक गाइडेंस दी, आईसीआई ने की गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो कहता है कि आप इसको वैसे ही डील करके चलो जैसे आप करंट इन्वेस्टमेंट को डील करके चलते, जैसे आप करंट इन्वेस्टमेंट को डील करके चलते हो। तो AS13 यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, बट यहां पर जो गाइडेंस नोट है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वो लग जाएगा और इसको वैसे ही डील करा जाएगा जैसे करंट इन्वेस्टमेंट्स को डील करते हैं। बोलो समझ में आया? जितना अभी तक पढ़ाया क्या समझ में आया? पक्की बात? किसी बच्चे को हल्का सा भी डाउट है यहां तक बता दीजिए। ठीक है, पक्का? यहां तक बहुत है? ब्रेक से पहले या मैं और पढ़ा सकता है? बहुत है। चलो, बहुत कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक ऑफ 20, कितने मिनट की ब्रेक चाहिए? चलो बोलो, मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्टरी में, स्टार्टिंग के सेशन में तुम लोग डिसाइड करो कितने मिनट की ब्रेक है। 1.5 घंटे की ब्रेक है? कितने मिनट की ब्रेक चाहिए? जल्दी जल्दी बोलो। आधा घंटा? बहुत ज्यादा है, आधा घंटा। अच्छा, लंच नहीं करेगा? कितने मिनट की ब्रेक चाहिए बेटा? जल्दी बोलो प्लीज। चलो ऐसा करते हैं, 20-25 मिनट में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है बेटा। देखो, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है बेटा, मैं बता दूं, ले बाद में ज्वाइन करा है बेटा, हर्ष मैंने बच्चों को क्लास में ये चीज कही है बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर न्यू टू यू। ठीक है, तो इनिशियल जो 10, 15, 20 जो भी 15 क्लासेस जो रहेंगी उसके अंदर ब्रेक का टाइम आप लोग डिसाइड करोगे कि 15 मिनट की चाहिए, 20 मिनट की चाहिए, वो आप लोग डिसाइड करोगे। मैक्सिमम 25 मिनट्स, उससे बियॉन्ड। ठीक है, मैक्सिमम 25 मिनट्स जस्ट फॉर इनिशियल फ्यू क्लासेस। बस वंस यू आर कंफर्टेबल विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब अच्छे से पढ़ने आ जाएंगे उसके बाद 15 मिनट से ऊपर की ब्रेक नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा तो कब देनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में हमारी ब्रेक थोड़ी सी लंबी रहा करेंगे बच्चों। ठीक है, जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे देन वी विल शॉर्ट द ब्रेक टाइम। ठीक है, चलिए वी आर पॉजिंग दिस लेक्चर। मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे पॉज कर रहा हूं, आई विल कंटिन्यू रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, तो चलो सी यू एट, अभी टाइम क्या हुआ है? इट इज एग्जैक्ट 4:30। बेटा 4:55 पे ना मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगा, तो तब तक आ जाना। ठीक है, चलो। चलिए बच्चों, सो ब्रेक इज ओवर, कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है बेटा, अब अगला जो कंसेप्ट मैंने आपको करवाना है ना, वो हमने कंसेप्ट कवर करना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। हमने कंसेप्ट कौन सा कवर करना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब मैं वर्ड लिखता हूं तो आपके माइंड में क्या आता है बताएंगे? बहुत अच्छे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो हो गया मतलब लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? लैंड और बिल्डिंग। कौन सी लैंड और बिल्डिंग? इन्वेस्टमेंट वर्ड है साथ में। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, चलो वैसे तो ये बिल्डिंग जो है हमने
जो भी स्पेस है हमने रेंट पे लिया हुआ, जस्ट फॉर एजम्पशन बेसिस। मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग मेरी हो, कैन आई से दिस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? क्या लगता है, किसको लगता है कि जो बिल्डिंग के अंदर हम काम कर रहे हैं, सपोज करो पूरा शोरूम ही मेरा है, खरीद रखा है मैंने, ठीक है, मेरे को बताओ, और मैं इस बिल्डिंग के अंदर क्लासेस हम चला रहे हैं, तो मेरे को बस इतना बताओ, क्या मैं इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ। रेंट ही बच रहा है इस तरह से। रेंट बच रहा है, चलो एक एक करके ओपिनियन लेते हैं। आप कह रहे हैं बोल सकते हैं, अब आपने आंसर पे स्टिक रहना है, ठीक है बेटा? हाँ जी बच्चे, आप क्या कहते हो? बोल सकते हैं। नकुल? नहीं, नकुल, नकुल ने अलग आंसर दिया, आप क्या कहते हो? नहीं। आपस में डिस्कशन नहीं बेटा, अपनी अपनी ओपिनियन। हाँ जी दिलप्रीत, बोल सकते हैं। हाँ जी बोल सकते हैं। नहीं, नहीं, मतलब तुमने मेरे को 50-50 कर दिया है। हाँ जी, चलो बेटा टाई ब्रेकर में आ जाते हैं। हर्ष बेटा, आप क्या कहते हो बेटा, क्या लगता है? नो सर, नो सर। नो? नो ना? आंसर इज नो। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, अरे नमूनो। अभी अभी इन, हाँ, नमूनो तुम वर्ड बहुत बार सुनोगे, ठीक है? मेरा पेट वर्ड कह लो ये, या आप कह लीजिए मुझे हर बैच में नमूने मिलते हैं, तो जब नमूनों वाली हरकत करोगे नमूना बोलूंगा, ठीक है? बेटा अभी अभी हम ऊपर पढ़कर आए कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो एसेट जो कि आपने हेल्ड करा है अर्न करने के लिए इनकम, ठीक है? अब मेरे को एक चीज बताओ, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट है या डिविडेंड है या रेंटल है, मेरे को बताओ। यहां पर मैं अपने बिजनेस ऑपरेशन चला रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यहाँ रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं, क्या मैंने ये प्रॉपर्टी इस पर्पज से इन्वेस्ट करी है कि यहां से मेरे को रेंटल इनकम आए? फिर कैसे इसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो? क्या मैंने ये प्रॉपर्टी इस पर्पज से इन्वेस्ट करी कि इससे मेरे कैपिटल एप्रिसिएशन आए? मतलब तुम लोग ये कह रहे हो कि सर ये ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आप इसके अंदर अपना बिजनेस चलाते रहो। सपोज करो आपने बिल्डिंग ली थी 2 करोड़ में, इस बिल्डिंग की सपोज करो वैल्यू होगी 6 करोड़, सर बिजनेस छोड़ो, बाहर में जाए बेच देना 6 करोड़ में। ये होगी ना बात, बेच देना, क्यों? 4 करोड़ का कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है। अरे बेटा मैं यहाँ पर अपना बिजनेस चला रहा हूँ, कोई बिजनेस थोड़ा बेच दूंगा, बिजनेस थोड़ा बंद कर दूंगा। आई एम ऑपरेटिंग इन दिस बिल्डिंग। तो यहां से अगर लॉजिकली सोचो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मेरी लैंड में है, बिल्डिंग में है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग में है, जो एक एंटिटी ने करी है, किस पर्पज से? कि हमें वहां से रेंट मिले, या कैपिटल एप्रिसिएशन के, या अदर सिमिलर बेनिफिट्स। और मैंने आपको बताया अदर सिमिलर बेनिफिट्स बेटा मुझे तो मिले नहीं है, तुम लोगों को मिले, बता देना, ठीक है? रेंटल, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड अदर सिमिलर बेनिफिट्स। तो जब तुम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अगर हम डेफिनेशन पढ़े, तो डेफिनेशन क्या बोलती है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलता है लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग दैट आर नॉट इंटेंडेड, दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑक्यूपाइड, दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑक्यूपाइड substantially, that are not intended to be occupied substantially for use by or in operations of investing enterprise। यानी जिसने पैसा लगाया है वो सब्सटेंशियली उस बिल्डिंग को यूज नहीं कर रहा है अपने ऑपरेशंस के लिए, अपने बिजनेस के लिए। आपने वो जो इन्वेस्टमेंट करी है, आपको उस इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी की इंटेंशन शुड बी टू अर्न रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। इंटेंशन समझ आया? यस सर। व्हाट वी हैव टू इज द इंटेंशन, कि किसकी इंटेंशन क्या है। अब इस वाले चैप्टर में ना इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है, आगे आएगा इंटेंशन का रोल, ठीक है? बोलो समझ आया? यस सर। क्लियर है? चलो जी बढ़े आगे। अच्छा चलो अगला कंसेप्ट। अब अगला कंसेप्ट मेरे पास आता है, आज ना मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं कुछ। व्हाट आई हैव थॉट इज कि आज की क्लास में ना मैंने आपको कुछ लिखवाना नहीं है, ठीक है? या आई विल सी एटलीस्ट मैं आपको 5:30 तक कुछ नहीं लिखवा रहा, लास्ट के आधे घंटे में लिख ले, 5:30 तक तो सिर्फ सुनना है, समझना है, ठीक है? लास्ट के हाफ एन आवर लिखने पे लगा दें। अगला बेटा जो मेरे को आपको कंसेप्ट करवाना है वो है फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या लगता है बेटा इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की हो सकती है? अपने अपनी ओपिनियन अगेन,
मैंने आपको बोला है जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितना इंटरेक्ट करोगे, उतना आप लोगों के पास आंसर्स आपको खुद मिल जाएंगे। अगर सिर्फ मैं समझाऊंगा वो सिर्फ सुनने वाला काम हो जाएगा, और हमारी क्लास में सिर्फ वो नहीं होगा। ठीक है, यस देयर विल बी सर्टेन स्टैंडर्ड्स जहां पर आप लोगों को कुछ नहीं पता होगा, आपकी ओपिनियन नहीं होगी, कुछ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वहां मैं ही बोलूंगा बेटा जो बोलना होगा। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड ऐसा है जिसके अंदर आप लोग अपनी अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या लगता है? करंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। बस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और कुछ नहीं सोच पा रहे क्या? और कुछ? क्या एक ही फॉर्म हो सकती है क्या, सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? क्या और किसी बेसिस के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती क्या? चलो एक छोटा सा हिंट दो। रिटर्न के बेस रिटर्न के बेसिस पे? वही इन्वेस्टमेंट। चलो एक छोटा सा, चलो मैं हिंट दे देता हूँ। टेंजिबल इंटेंजिबल? अपनी अपनी सोच को जो है वो रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में? मैंने एक हिंट दे दिया, अब यार तुम लोग बाकी कोशिश करो। क्या अब तक कोई बच्चा सही आंसर तक पहुंच जाए, और तक पहुंच जाए। सर हम गुडविल को भी एज अ इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं कि लोग अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपनी ब्रांड वैल्यू में इन्वेस्ट करती है, उसमें ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्चा करती है, तो हम एक तरह से उसको भी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं जो वो स्पेंड कर उसको रही है। इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं बेटा, गुडविल जो है। चलो करेंगे बात, क्या वो इंटेंजिबल एसेट है क्या? क्या वो इन्वेस्टमेंट है या इंटेंजिबल एसेट है? इन्वेस्टमेंट कैन बी इंटेंजिबल, लेकिन इंटेंजिबल एसेट यहां पर कौन सी बात करो? रॉयल्टी? रॉयल्टी क्या होता है? क्या रॉयल्टी इनकम नहीं होती? क्या रॉयल्टी इनकम नहीं होता जो आपको मिलती है? सोचो सोचो, बोलो बोलो, फिक्स्ड वर्ड कुछ यहाँ बोल रहे थे। फिक्स वर्ड कुछ बोल रहे थे बेटा, मेरे कान बहुत है इतना फोकस। ठीक है, तो मेरी क्लास में ना ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। बोलो क्या कह रहे थे, क्या पता ठीक बोल रहे हो बेटा। चलिए मैं बताता हूँ बेटा। ठीक है हर्ष, और कोई पॉइंट आप ऐड ऑन करना चाहो? हाँ जी बच्चे, आप शशांक कुछ भी? हाँ जी सहज? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 स्टैंडर्ड करोगे बेटा, कंफर्टेबल हो जाओगे, अपने आप ओपिनियन आपकी और ऐड होनी शुरू हो जाएगी, मुझे पता। फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं कह रहा हूं, मैं ना 4 कैटेगरी के अंदर बांट सकता हूं, तुम लोग मुझे सिर्फ एक कैटेगरी बताते हैं, मैं तो 4 कैटेगरी दे रहा हूं तुम लोगों को यहाँ। पहली कैटेगरी मैं दे रहा हूं बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, मैं एक एक करके समझाऊंगा इसको। पहली कैटेगरी दे रहा हूं मैं बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म के बेस के ऊपर मैंने बोला कि सर इन्वेस्टमेंट आपकी टेंजिबल हो सकती है और इन्वेस्टमेंट आपकी इंटेंजिबल हो सकती है। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल हो सकता है विच कैन बी टच्ड, है ना, सीन। और इंटेंजिबल क्या होता है? तो जिसको देख नहीं सकते। ठीक है, अच्छा अगला क्या आता है? बेस्ड ऑन, मैं कह रहा हूं नेचर। बेस्ड ऑन नेचर मैंने इसको 2 कैटेगरी के अंदर बांट रहा हूं। एक मैं बांट रहा हूं कि मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल है, मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल है, अभी समझा दूंगा, डोंट वरी। मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल है। दूसरा मैं बोलता हूं कि स्टेक है या शेयर होल्डिंग है। स्टेक है या क्या है? शेयर होल्डिंग है। तीसरा, होल्डिंग पीरियड के बेस के ऊपर। होल्डिंग पीरियड के बेस के ऊपर मैं कह सकता हूं मेरी 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एक हो सकती है मेरी करंट इन्वेस्टमेंट, और दूसरी हो सकती है मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और लास्ट मेरा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी के बेस के ऊपर मैंने क्या बोला? एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। और दूसरा क्या है? एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, नो एक्टिव मार्केट, नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो अब मैंने इतनी मदद कर दी तुम लोगों की, थोड़ी सी मदद तुम लोग कर दो ना यार मेरी, है ना। मैंने आपको ये बता दिया कि टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, मॉनेटरी अमाउंट रिसीवेबल है, शेयर होल्डिंग स्टॉक, देखो इतनी मदद तुम लोगों की करी है। ठीक है, अब थोड़ा सा तुम लोग मेरी मदद कर दो, मेरे को बता दो, इसका एग्जांपल दे दो बस। लैंड बिल्डिंग। बहुत बढ़िया,
इंटेंजिबल पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स वगैरह। कॉपीराइट्स, वर्क इन प्रोग्रेस। पेटेंट्स। पेटेंट्स। चलो बताता हूँ। पेटेंट जो है क्या मेरे को इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, रेदर देन ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन कुछ करते ऐसे कुछ भी इन्वेस्ट, जैसे अश्लील कपूर के इंटरव्यू में सुना था कि वो कोई भी पेटेंट्स खरीद देता है ताकि वो आगे फ्यूचर में बेच पाए, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से। कोई नहीं, आते हैं उस पॉइंट के ऊपर आएंगे, इसी स्टैंडर्ड में आएंगे। अब आ जाता हूँ उस पॉइंट के ऊपर या बाद में आता हूँ, आऊंगा जरूर। हाँ जी, बाकी प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स तुम लोग इंटेंजिबल में ज्यादा डेप्थ में चलेंगे, चलो कोई बात नहीं। AS 26 पढ़ेंगे ना, फिर हम करेंगे बहुत सारी बात। ठीक है, हाँ जी, शुरू करो। चलिए, पहली बात, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन मत भूला करो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट आर दोज एसेट्स जो आपने किस पर्पस से करी है, फॉर अर्निंग इनकम और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जब भी तुम लोग अगर मुझे कोई एग्जांपल यहां पर दे रहे हो, तो पहली चीज तो ये चीज सोच लो कि वो क्या इनकम अर्न करने के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है। पहले वो चीज तो टेस्ट कर लो। फॉर्म्स तो बाद में बात है, फॉर्म्स की बात तो बाद में है, पहले वो चेक कर लो भाई इन्वेस्टमेंट है नहीं है जो तुम एग्जांपल मुझे दे रहे हो। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल से दूं। बेटा, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल का एग्जांपल क्या हो गया सर? टेंजिबल का एग्जांपल हो गया लैंड, बिल्डिंग। ठीक है, देख सकते हो ये बिल्डिंग है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है, दिख रही है ना इन्वेस्टमेंट, है ना। लैंड और बिल्डिंग क्या है? टेंजिबल का एग्जांपल हो गया। लैंड और बिल्डिंग क्या हो गया? टेंजिबल का एग्जांपल हो गया। बेसिकली कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका फिजिकल फॉर्म है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका क्या है बच्चे? फिजिकल फॉर्म है। इनटेंजिबल का एग्जांपल क्या हो गया? शेयर्स, डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर इंटेंजिबल। सर कहां दिखते हैं? देखो बेटा, वो पंखे के ऊपर डिबेंचर लटक रहा है, दिख रहा है किसी को? है पंखे के ऊपर डिबेंचर बैठा हुआ बेटा, दिख रहा है किसी को? सोजन गोल्ड बॉन्ड्स है, अभी उड़ के गए हैं, नहीं ना। शेयर्स और डिबेंचर्स जो होते हैं वो इंटेंजिबल है सर। यस, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। मतलब मैं कह रहा हूं उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। हाँ, वो सर्टिफिकेट या सिमिलर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकते हैं। और अगर आज के टाइम में बात करके चले तो आपके जो शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं वो भी क्या है? डीमेट फॉर्म में है ना। मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो मेरे पास जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में है? डीमेट फॉर्म में है, राइट। मेरे अकाउंट में आ रखे हैं, दिख रहे हैं मेरे को। हाँ, मेरे पास यदि इतने शेयर टाटा पावर के हैं, मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास टाटा मोटर के कितने शेयर्स हैं, ITC के कितने शेयर्स हैं, दिख रहे हैं मेरे पास, राइट। समझ आया? उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। अगर तुम लोग को सर पहले फिजिकल फॉर्म होता था, पहले सर कागजों में होते थे शेयर्स। अरे भाई, वो जो कागजों में शेयर होते थे ना, वो सिर्फ पेपर है, वो एक सर्टिफिकेट है, एक्सक्यूज मी सर। दैट इज ओनली। हाँ जी बेटा। सर क्रिप्टो करेंसी भी इसमें आ सकती फिर? क्या कह रहे हो बेटा? सर क्रिप्टो करेंसी। बेटा ये क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करके चले तो वही चीज आ जाती है। आपको पहले वही चीज टेस्ट करनी है कि ये किस पर्पज से है। डेफिनेटली ये अर्निंग इनकम, अगर रेंटल इंटरेस्ट डिविडेंड वहां पे तो फॉल नहीं करते। अगर आप कह रहे हो यस कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आपने रखा हुआ है, तो डेफिनेटली यू कैन से कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ कवर हो जाएगी। लेकिन अगेन मैंने अभी आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पढ़ाना है, मैं आपको कह रहा हूँ मैंने भी आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पढ़ाना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाना है। वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मीनिंग पढ़ेंगे। कहीं आपकी क्रिप्टो करेंसी उसमें तो फॉल नहीं कर। जितने आपके मन में सवाल उठ रहे हैं ना, नोट करते रहो, ठीक है। आपने पेटेंट IPR PR वाला, किसी ने प्रॉपर्टी राइट बोला, किसी ने पेटेंट बोला, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी आया है, ठीक है। करेंगे, एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सही स्टैंडर्ड में जा। मैं आपको वही कह रहा हूँ, व्हाट आई एम टीचिंग, फोकस उसके ऊपर करो। अपनी अपनी ओपिनियन आपने जरूर रखनी, जो मुझे लगेगा डेफिनेटली दिस इज रेलिवेंट, जिसमें इसके साथ आपको कनेक्ट कर पाऊंगा, बता सकता हूँ वी कैन कनेक्ट विद दिस स्टैंडर्ड, डेफिनेटली आई विल आंसर दैट इमीडिएटली। लेकिन अगर कुछ आपके सवाल अगर पेंडिंग रहते हैं, हो सकता है उन सवाल के जवाब मिले जरूर, लेकिन किसी और स्टैंडर्ड में बैठे हैं उसके सवाल, तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बेटा जरूर बात करेंगे,
पेटेंट के बारे में जरूर बात करेंगे, जो आपने एग्जांपल लिया, जो आपने स्टेटमेंट दी उसी के ऊपर आऊंगा किसी ना किसी क्लास के अंदर। ठीक है बच्चे, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आऊंगा बेटा वापस। चलिए आगे बढ़े। बेस्ड ऑन नेचर। नाउ बेस्ड ऑन नेचर क्या है? बेस्ड ऑन नेचर है सर मॉनेटरी अमाउंट रिसीवेबल है, और दूसरा क्या है? स्टेक या शेयर होल्डिंग। मॉनेटरी अमाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? मतलब मैं कह रहा हूं जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी अमाउंट जो है वो मिलने वाला है। जैसे आप कह लीजिए इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज हो, डिबेंचर हो गया। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट करा हुआ है, मान लेते हैं 12% डिबेंचर है, तो आपको पता है यार आपको हर साल 12% इंटरेस्ट आने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं ना स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं फिजिकल गोल्ड बाय नहीं करता, मैं फिजिकल गोल्ड कभी बाय नहीं करता। व्हाट आई डू, आई इन्वेस्ट इन द स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स। स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड क्या? डिजिटल गोल्ड है। जैसे आप गोल्ड बाय करते हो फिजिकली, कैसे करते हो? 1 ग्राम, वैसे डिजिटल ही है 1 ग्राम। स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हम वो बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर क्या होता है बेटा, 2.5% इंटरेस्ट आता है। 2.5% इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता, बता तुम लोगों को। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। और छोड़ो, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। और अगर 8 साल बाद रिडम्पशन करेंगे जब इसकी, 8 साल का पीरियड होता है लॉकिंग, 8 साल का पीरियड होता है, 8 साल बाद इसको रिडम्पशन कर सकते हैं। जब 8 साल बाद मैं इसको बेचूंगा और पैसा मिलेगा मेरे को, उसके ऊपर जो गेन होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स, स्वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स जो है, ठीक है, वो क्या है, एक आपका मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल है, मुझे पता है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला। तो एग्जांपल समझ में आया कि बेस्ड ऑन नेचर मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल का क्या एग्जांपल हो गया? आपके इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज होगी यूजुअली, मतलब कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, इसको ऐसे समझो, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट या कोई डेट या जो आपको, जिसके बदले में आपको कुछ एक मॉनिटरी अमाउंट मिलने वाला है, विच इज एंटाइटलिंग यू टू गेट अ मॉनिटरी। ठीक है। अगला क्या आ जाता है, स्टेक या शेयर होल्डिंग। नो, स्टेक या शेयर होल्डिंग क्या होता है? पार्टनरशिप चैप्टर तुम लोग पढ़कर आए थे। जब आप किसी पार्टनरशिप के अंदर पैसा लगाते हो तो क्या लगा रहे हो? हिस्सेदारी, प्रॉफिट में स्टेक ना। शार्क टैंक इंडिया का एग्जांपल तो उठा लिया भाई ने पेटेंट के टाइम पे, लेकिन यहां पर जब शेयर होल्डिंग या स्टेक की बात आई तब नहीं आया। कह रहे हैं कि आप कितने परसेंट स्टेक के लिए और कितनी इन्वेस्टमेंट जा रहे हो, वो जो जा रही है, क्या वो स्टेक या शेयर होल्डिंग की तो जा रही है, और क्या जा रहा है? 10 लाख रुपए फॉर 2% स्टेक। समझ में आ गया कि स्टेक और शेयर होल्डिंग क्या है? कि आपने किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करा, आपने क्या करा, किसी की कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करा। ठीक है, किसी कंपनी के शेयर्स आपने इक्विटी एक्वायर कर ली, इक्विटी में लगा दिया पैसा। 5% हिस्सेदारी आपकी, 5% शेयर होल्डिंग आपकी। कितने के रुपए के बदले में? 20 करोड़ के बदले में, 2 करोड़ के बदले में, जो भी है। शार्क टैंक इंडिया देखा होगा सभी ने, है ना? समझ आया कि बेस्ड ऑन नेचर क्या है। अगला होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड के ऊपर ना बड़े आराम से चर्चा करेंगे। होल्डिंग पीरियड के ऊपर बड़े आराम से चर्चा करूंगा, इसके ऊपर आऊंगा मैं एंड में, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो ये स्टैंडर्ड है ना, बाकी चीजें बताई जरूर गई हैं लेकिन वो चल ही इन दोनों पे। स्टैंडर्ड का जो मेन दिल है ना, वो दिल तो बेटा यही है, स्टैंडर्ड का दिल ही यही है बेटा। ठीक है, इसी को तो समझना है अच्छे से, और क्या करना। सारी कहानी ही इसके आसपास घूम रही है, और कुछ है ही नहीं स्टैंडर्ड। ठीक है। अगला क्या है, मार्केटेबिलिटी। एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट एंड एक्टिव मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ? चलो आज तो स्टॉक मार्केट बंद है, ठीक है, और बाई चांस तुम्हारी मेरी अगली क्लास जिस दिन होगी उस दिन स्टॉक मार्केट कहीं खुला, मंडे को होगी ना अगली मेरी क्लास, है ना? आज फ्राइडे है ना, अगली क्लास मेरी मंडे को होगी। मंडे को तुम लोग मुझे कितने बजे मिलोगे? 2:30 बजे। मेरे पास 1 आवर होगा, मैं तुम लोगों को लाइव दिखाऊंगा, लॉग इन करूंगा, अपना वेब लॉग इन करूंगा, तुम लोगों को लाइव दिखाऊंगा एक एक्टिव मार्केट। मेरे को किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने होंगे, मैं जैसे ऑर्डर प्लेस करूंगा मेरे को शेयर मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है पता है ना? डीमेट कैसे काम करता है? क्या करते हैं, डीमेट जो है कैसे काम करता है? मेरे को किसी को बाय करने हैं, एक्टिव मार्केट है, अगर आज की डेट में मुझे किसी लिस्टेड कंपनी का शेयर चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। मैं अपने डीमेट अकाउंट ओपन करूंगा, लॉग इन करूंगा, अंगूठा लगाएंगे, है ना? क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करूंगा, बिड डालूंगा, अच्छा मुझे 10 शेयर चाहिए, इतने रुपए में चाहिए, मैंने अपनी बिड डाल दी, उधर सेलर अपनी बिड लगा के बैठा है। एक पॉइंट तो आएगा ना जब प्राइस मैच होगा, द मोमेंट प्राइस मैच हो गया मेरा ऑर्डर
एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरे मेरे को शेयर्स मिल जाएंगे, उसके शेयर चले गए। एक्टिव मार्केट इज देयर। समझ में आया एक्टिव मार्केट का एग्जांपल? Yes. नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट। मैं ना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मैं ना सीएसके का बहुत तगड़ा फैन, मैं धोनी का बहुत तगड़ा फैन। मैं अपने ऑफिस की अगर वॉल देखोगे ना मेरा, चलो या तो मुझ वो चीज नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरा जो ऑफिस है जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ बैठ के, या जहाँ मैं बैठता हूँ, मैंने वॉल के ऊपर ना वो धोनी का प्रॉपर एक स्टिकर टाइप लगा रखा है। ठीक है, जब चेन्नई के मैच होंगे तुम लोग मुझे ना इस फॉर्मल्स में अभी देख रहे हो, जिस दिन चेन्नई का मैच होगा ना उस दिन मैं सीएसके की जर्सी पहन के घूमूंगा, सीएसके की जर्सी पहन के घूम रहा होता हूँ उस दिन। ठीक है, तो ऐसा फैन। तो मैंने क्या करा, मेरा मन था, मैंने कहा यार किसी कंपनी के शेयर लेने हैं। मेरे पास ना सीएसके के शेयर पड़े हैं तुम लोग। चेन्नई सुपर किंग्स है ना, सुन के हैरान हुआ, चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर, यस। चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो भी तो एक कंपनी ही है बेटा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है। आई डू हैव शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। क्या कोई एक्टिव मार्केट है? लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसकी, है ना, लेकिन उसके शेयर मेरे पास पड़े। कैसे आए सर? सर अनलिस्टेड शेयर्स की भी एक मार्केट होती है, अनलिस्टेड शेयर्स की भी एक मार्केट होती है। ऑफ कोर्स वो मार्केट उतनी एक्टिव नहीं होती, वो मार्केट उतनी एक्टिव नहीं होती। देयर आर वेबसाइट एंड दे आर ऑथराइज्ड बाय सेबी। इतना बता दूं, सेबी रेगुलेटेड है ये। मैं अगर चाहूं किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर जो है वो बाय कर सकता हूं। अगर बाय सेलर है एंड आई एम इंटरेस्टेड बाय करने के लिए, मैं बाय कर सकता हूं। ठीक है ना, यहां पर ना थोड़ा सा एक कहता है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। अब यहां पर कोई बच्चा ये कह सकता है सर देखो बायर सेलर दोनों ही है ना, एक्टिव मार्केट है। यस एक्टिव मार्केट आप कहने को कह सकते हो, लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट भी तो है, क्या उतनी एक्टिव मार्केट है जैसा है? जिस टाइम चाहो उस टाइम में बेच दूंगा क्या? नहीं। अगर मुझे सीएसके शेयर बेचने हैं ना, तो मुझे ना पहले ढूंढना पड़ेगा, अरे कोई बायर है सीएसके वाला। अगर कोई खरीदना नहीं चाह रहा ना, तो वहां तो बेच ही नहीं सकता ना मैं। समझ आया? समझ आया ये चीज? चलो, अब यहाँ पर चलो दूसरा व्यू पॉइंट दे देते हैं सर। चलो ये तो हो गया, चलो सीएसके एग्जांपल ले गया। बट अब मैंने ना एक कंपनी बना ली, सीए एज प्राइवेट लिमिटेड। सीए एज प्राइवेट लिमिटेड हमने बना ली। उसके अंदर शेयर होल्डर मान लेते हैं मैं हूं, और मान लेते हैं आपके चिराग सर हैं, और आपके नयता मैम। ठीक है, जो आपके फंड के फैकल्टीज हैं वो तीनों क्या है उसमें शेयर होल्डर है। ठीक है जी, आप बन सकते हो क्या शेयर होल्डर? क्या बन सकते हो शेयर होल्डर? बोलो। नहीं ना, नहीं सर। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्या शेयर होल्डर इतनी आसानी से बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। अरे शेयर्स में दे नहीं रहा, हम किसी और को शेयर दे नहीं रहे। यूजुअली होता क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर होते हैं ना, वही शेयर होल्डर होते हैं। दो डायरेक्टर होते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आने के लिए कम से कम दो लोग, दो डायरेक्टर चाहिए। वही दो डायरेक्टर यूजुअली क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। तो वही शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर है। अब उसके अगर तुम शेयर चाहो तो मिल ही नहीं पाएंगे भाई। कैसे मिल जाएंगे? कोई एक्टिव मार्केट है ही नहीं। समझ में आया? तो अगर किसी को है कि सीएसके के सर शेयर जो हैं वहां आप एक्टिव मार्केट कह सकते हो, चलो ठीक है, एक व्यू पॉइंट हमारा एग्री कर दिया तो ठीक है यार, चलो उतनी एक्टिव मार्केट नहीं है, लेकिन स्टिल बायर एंड सेलर आर देयर, तो चलो एक्टिव मार्केट में उसको काउंट कर लेते हैं। लेकिन अब सीए एज लिमिटेड के शेयर्स के लिए कोई एक्टिव मार्केट है नहीं है। समझ आया? गॉट इट? मुझे तो क्या तीनों चीजें क्लियर हुई, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, बेस्ड ऑन नेचर एंड बेस्ड ऑन मार्केटेबिलिटी। पक्का? अब आ जाता है सबसे मेन मुद्दा सर, होल्डिंग पीरियड। सर बहुत खतरनाक डेफिनेशन दिया बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, मैंने बहुत मुश्किल डेफिनेशन दिया। कहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट करंट इन्वेस्टमेंट। कहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है सर, फिर करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? नहीं नहीं सर, फिर फायदा क्या बेटा स्टैंडर्ड का? फिर है करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो बाय इट्स नेचर, विच इज बाय इट्स नेचर रेडिली रिलाइजेबल, रेडिली रिलाइजेबल। यानी इसको अगर मैं अभी बेचने जाऊंगा, अरे भाई अभी के अभी मेरे को पैसा मिल जाएगा, रेडिली रिलाइजेबल है। ठीक है, एंड इंटेंडेड, एंड इंटेंडेड टू बी हेल्ड, intended to be held for not more than, intended to be held for not more than
1 year from date of acquisition. From date of acquisition. अच्छी हैंड राइटिंग में बेटा सारे नोट्स लिखवा दूंगा, बेफिक्र हो, वो भी दिखा भी दूंगा बेटा कैसी हैंड राइटिंग है मेरी एक्चुअल में अभी। ठीक है, थोड़ा सा बस समझ रहे हैं चीजें। क्या बोला मैंने सर? ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड मैं इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी के अंदर बांट सकता हूं। पहली कैटेगरी है करंट इन्वेस्टमेंट एंड दूसरी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो है जो कि करंट नहीं है, और करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट वो है ऐसी इन्वेस्टमेंट विच इज रेडिली रियलाइजेबल एंड इंटेंडेड टू बी नॉट होल्ड फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। What matters is the intention. मैंने उस इन्वेस्टमेंट को बाय करा है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है अरे भाई मैं इसको 1 साल से ज्यादा होल्ड करूंगा। अगर मेरी उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड करने की इंटेंशन नहीं है तो इट इज अ करंट इन्वेस्टमेंट। अगर मेरी उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड करने की इंटेंशन नहीं है तो इट इज अ करंट इन्वेस्टमेंट। बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर, मेरे को था यार इस कंपनी के शेयर बाय कर लेता हूं, ठीक है, होगा क्या कि 2-4 महीने में शेयर बढ़ेगा, ठीक है, और उसका बेच देंगे। बताओ करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म? करंट। मैंने जब बाय करा है ना, मेरी इंटेंशन क्या है कि भाई मैं इसको 1 साल से ज्यादा होल्ड ही नहीं करूं। अब एक चीज समझो, अगर मान लो शेयर का प्राइस गिर जाता है और मैं शेयर को 1 साल नहीं बेचता हूं, अगर शेयर का प्राइस गिर जाता है और मैं शेयर को नहीं बेचता हूं ना, तो उसकी उसकी क्लासिफिकेशन चेंज नहीं हो जाती, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज द इंटेंशन। मैंने उसको इन्वेस्ट किया था विद एन इंटेंशन कि उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा। अब अगर मैंने होल्ड कर लिया, दैट डज नॉट मीन कि वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा, नहीं। डिटेल में आगे जाके और बात करेंगे, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली आगे जब स्टैंडर्ड के अंदर जाऊंगा और डिटेल के अंदर बात करूंगा। मैंने आपको बोला कि इस स्टैंडर्ड के अंदर व्हाट मैटर्स इज द इंटेंशन। जो मैटर करता है, जो महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है भाई। कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो, 1 साल के लिए या 1 साल से ज्यादा? अगर आपकी इंटेंशन है दैट यू वांट टू होल्ड दैट एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो वो लॉन्ग टर्म है, वो करंट नहीं हो सकता, वो करंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो व्हाट मैटर्स इज द इंटेंशन। तो होल्डिंग के बेस के ऊपर हमारे पास दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक करंट इन्वेस्टमेंट और एक आती है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बेटा चैप्टर को ना मैंने पहला हिस्सा आपको करवा दिया, इसके बाद क्योंकि जो हिस्सा शुरू होता है ना, वो शुरू हो जाता है रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। हमने अभी सिर्फ बात करी है, अभी हमने सिर्फ इतना समझा है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ये स्टैंडर्ड जो है वो किसके ऊपर लगता है, कहां पर नहीं लगता, अभी हम सिर्फ इतना समझे, है ना। क्वेश्चन ये आता है कि सर इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू के ऊपर आएगी। आप अपनी किताबों में इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू के ऊपर दिखाओगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे मंडे। ठीक है, आज आप लोगों की पहली क्लास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की, तो आई विल जस्ट कीप द कंसेप्ट टिल हियर। क्लास ओवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो पढ़ा है वो लिखना है, ताकि घर से रिवाइज करके आओ। ठीक है, तो अब लिखेंगे, ज्यादा नहीं है, लगभग 2 पेजेस हैं मेरे पास, आप लोगों के 4 पेजेस बनेंगे क्योंकि इसके अंदर बड़े छोटे प्रिंट आते। ठीक है, तो लगभग 3-4 पेजेस है बेटा, हमने जो लिखकर चलने हैं, तो आ जाइए। अच्छा, हैंड राइटिंग कैसी है मेरी, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये लो बेटा, ऐसे अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखवाऊंगा बेटा। वैसे तो देखो मेरे पास ये नोट बने पड़े हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम बचाना है, अगर टाइम बचाना चाहते हो तो व्हाट वी कैन डू कि पीडीएफ नहीं शेयर कर, नहीं क्लास में लिखोगे, नहीं क्लास में लिखोगे, व्हाट वी कैन डू कि मैं दोबारा ना लिख के आई कैन यूज द सेम नोट्स, बिकॉज नोट्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन नोट्स, कोई एक सिंगल वर्ड भी चेंज नहीं है। तो मैं सेम फाइल यूज कर लूं जो मेरे पास ऑलरेडी बनी पड़ी है, मैं लिखू ना,
क्योंकि अगर मैं लिखूंगा फिर आप लोगों का भी लिखने में टाइम और जाएगा, तो हमें लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सो वी कैन यूज द सेम फाइल। Yes. अगर कोई बच्चा चाहता है नहीं सर आप भी लिखो दोबारा से, मैं लिख सकता हूँ बेटा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो हम फिर सेम फाइल यूज कर लेंगे, फिर लिखना शुरू करो। बस स्क्रीन के ऊपर है आपके सामने, जो मैंने पढ़ाना था आज पढ़ा चुका हूं। एक बार बस दोबारा से हम डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। हेडिंग डालिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, हेडिंग डालिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, नाम लिखिए बेटा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, नाम लिखिए अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एएससी। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। हाँ जी, चलिए कोशिश कीजिएगा कल से आप सभी के पास कम से कम 2 कलर के पेन हो। ठीक है, कम से कम 2 कलर के पेन, ऑलवेज ट्राई। ठीक, कोशिश करो। ठीक है, अगर मेरे को कुछ अलग से हाईलाइट करवाना हो उसको हम हाईलाइट करवा सकते हैं बेसिकली। पहला लिखो ऑब्जेक्टिव। बेटा जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना इस स्टैंडर्ड का, दैट हैज बीन गिवन इन पैरा नंबर 1। जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है इस स्टैंडर्ड का वो दिया गया है पैरा नंबर 1 के अंदर। तो मैंने क्या कर दिया है, ब्रैकेट में साथ में स्पेसिफाई कर दिया कि ये कौन सा पैरा है, ये पैरा नंबर 1। आप इसी तरीके से लिखेंगे ऑब्जेक्टिव पैरा नंबर 1, उसके नीचे लिखिए इस तरीके से, दिस स्टैंडर्ड डील्स विद, लिखते जाओ बेटा सेम लिखना है, दिस स्टैंडर्ड डील्स विद, दिस स्टैंडर्ड डील्स विद, एरो बना लो, अकाउंटिंग फॉर, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स in financial statements, accounting for investments in financial statements and accounting for investments in financial statement and disclosure requirements of investment and disclosure requirements of investments। ठीक है जी, बढ़े आगे। अगला दिया गया बेटा पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर क्या है, स्कोप है। तो लिखिए पॉइंट नंबर 2, लिखिए पॉइंट नंबर 2 स्कोप, लिखिए पॉइंट नंबर 2 स्कोप, ब्रैकेट में लिखिए पैरा नंबर 2, ब्रैकेट में लिखो पैरा 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 does not deal with following, accounting standard 13 does not deal with following: A, income from investments, income from investments, that is income from investments, that is interest, dividend, rental income on investment, interest, dividend, rental income on investment। ब्रैकेट में बेटा डिफरेंट कलर से लिखिएगा, इट इज कवर्ड बाय, इट इज कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। डिफरेंट कलर से लिखिएगा, इट इज कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। नेक्स्ट लिख लिए बच्चों, नेक्स्ट लिखो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। अगला लिखिए ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। ब्रैकेट में लिख लीजिए AS19। ध्यान रहेगा AS19 के कवर होते हैं, AS19 में कवर होता है। नेक्स्ट लिखिए इन्वेस्टमेंट्स ऑफ, सी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ retirement benefit plans, investments of retirement benefit plans and life insurance, and life insurance enterprises, and life insurance enterprises। नेक्स्ट लिखिए बेटा डी। जो वर्ड बेटा नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछ लीजिएगा, जो स्पेलिंग नहीं पसंद आएगा तो नहीं समझ आएगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए कवर्ड बाय AS15, कवर्ड बाय AS15 कॉमा IRDA, कवर्ड बाय AS15 एंड IRDA। नेक्स्ट पॉइंट लिखो म्यूचुअल फंड्स,
and venture capital funds, mutual funds and venture capital funds, and or and slash or and slash or related asset management companies and slash or related asset management companies, comma, banks and public financial institutions, banks and public financial institutions formed under central or state government, formed under central or state government act, formed under central or state government act, or so declared under Companies Act, or so declared under Companies Act 2013, so declared under Companies Act 2013. ठीक है जी, चलिए आगे लिखो बेटा। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, आगे लिखिए बेटा, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके ब्रैकेट में आप लोग चाहो तो लिख सकते हो पैरा नंबर 3.1। बेटा हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ना आपको कुछ एक डेफिनेशन देखने को मिलेगी, तो ये ना डेफिनेशन है बेसिकली जो दी गई है। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, पैराग्राफ नंबर 3.1 में बताया गया, इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स held by enterprise, investment are assets held by enterprise। अगली लाइन में लिखेंगे for earning income, a for earning income, a for earning income by way of dividend, comma interest and rental, by way of dividend, comma interest and rental। B for capital appreciation, B for capital appreciation, B for capital appreciation, or C for other similar benefits, C for other similar benefits। For other similar benefits to investment enterprise, for other similar benefits to investment enterprises, full stop। अगली लाइन में लिखिए assets held as stock in trade, asset held as stock in trade are not investments, assets held as stock in trade are not investments, assets held as stock in trade are not investment, full stop, full stop। आगे लिखिए इलस्ट्रेशन या एग्जांपल, अगली लाइन में इलस्ट्रेशन या एग्जांपल। नको लिमिटेड is involved in trading of shares, comma debentures and other securities। Nako Limited is involved in trading of shares, comma debentures and other securities, full stop। As at balance sheet date, comma it has some shares, debentures and other securities। बैलेंस शीट डेट पे बेटा कुछ पड़ा हुआ, उसका शेयर्स पड़े हैं, डिबेंचर्स पड़े हैं, अदर सिक्योरिटीज पड़ी। Which AS should it comply? क्वेश्चन मार्क। कौन सा AS लगाएं भाई, Which AS should it comply? अच्छा क्या पढ़ा था,
सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने इसको बाहर निकाला था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की डेफिनेशन के अंदर इसको बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर आईसीएआई ने इसको उठाया था बेटा और कहा कि भाई 13 तो इसको संभालेगा कैसे, करंट इन्वेस्टमेंट की तरह। शेयर्स डिबेंचर्स लिखे, शेयर्स कॉमा डिबेंचर्स, शेयर्स कॉमा डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, शेयर्स कॉमा डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज held by, shares comma debentures and other securities held by Nakul Limited, by Nakul Limited on the balance sheet date, on the balance sheet date are stock in trade, are stock in trade as business of Nakul Limited, as business of Nakul Limited is trading of securities, is trading of securities. Shares, debentures and other securities held by Nakul Limited on the balance sheet date are stock in trade as business of Nakul Limited is trading of securities. Full stop. आगे लिखें, as per scope of accounting standard 2, as per scope of accounting standard 2, ब्रैकेट में स्पेसिफाई करो पैरा नंबर 1C, लिख देख लीजिए बोर्ड में बेटा कैसे लिखना है, एज पर स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पैरा नंबर 1C। बेटा ऑलवेज ट्राई कि आप दो पैराग्राफ्स के बीच में ना एक लाइन छोड़ दिया करो, ठीक है, ऑलवेज ट्राई। एज पर स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पैरा नंबर 1C, कॉमा, it does not deal with shares, debentures, it does not deal with shares, debentures and other financial instruments, and other financial instruments which are held as stock in trade, which are held as stock in trade. Hence accounting standard 2 is not applicable. Hence accounting standard 2 is not applicable. Full stop. आगे लिखिए बेटा, when we study meaning of investment, when we study meaning of investment, when we study meaning of investment as per AS 13, when we study meaning of investment as per AS 13, आगे लिखिए, investments are assets, अगली लाइन में लिखो इसी तरीके से कॉमर्स डाल के, investments are assets which are not held as stock in trade. Investments are assets which are not held as stock in trade, which are not held as stock in trade. Full stop. आगे लिखिए, therefore securities held by, therefore securities held by, therefore securities held by Nakul Limited, securities held by Nakul Limited are not investment, are not investment, and we cannot apply AS 13, and we cannot apply AS 13 for these securities. We cannot apply AS 13 for these securities. आगे लिखिए, as per ICAI guidance, आगे लिखिए, as per ICAI guidance, comma, as per ICAI guidance, comma, the securities held by, the securities held as stock in trade, the securities held as stock in trade should be treated as current investments, should be treated as current investments, underline current investments, should be treated as current investments as per AS 13, as per AS 13, full stop. ब्रैकेट ओपन करिए, लिखिए
bracket openly. Even though AS13 is not applicable, even though AS13 is not applicable, even though AS13 is not applicable, they should follow guidance of ICI. They should follow guidance of ICI, and disclosure should be made, and disclosure should be made accordingly. Disclosure should be made accordingly. लिख लिया तो चलो आगे लिखो। देखो जितनी जल्दी लिख लोगे उतनी जल्दी क्लास छूट जाएगी, उतना ही लिखवाना है जितना आज पढ़ा है। अब देखो आज आप लोगों के साथ ना कई नए एक्सपीरियंस हुए हैं, है ना। चलो 2 मिनट हाथ तो हाथ थक गया होगा ना लिखते लिखते, है ना। तो आज आपके साथ ना 2-3 नए एक्सपीरियंस हुए। पहला, आप लोगों ने ना अकाउंटिंग ऐसे पढ़ी थी तो आप लोगों को एक तो आज झटका लगा है ना, कई बच्चों को जिनको नहीं पता था ऐसा है, यानी जिन्होंने मेरा पहले टाइम को नहीं लगाया था उनको एक झटका लगा, अच्छा अकाउंटिंग ऐसी पढ़नी। दूसरा, लिखने की हैबिट हमारी छूट रखी। आई कुड हैव यूज बेयर टेक्स्ट इजिली इन दिस स्टैंडर्ड। मुझे अगर ये स्टैंडर्ड समझाना था ना तो मैं ऐसा कर सकता था यार, स्टैंडर्ड को सीधा आपके स्टडी मटेरियल से पढ़ा दूं। मैं सीधा आपका बेयर टेक्स्ट उठा लूं और बेयर टेक्स्ट साइड में रख के बस मैंने समझा दिया, मेरा पर्पस वहां सॉल्व होता है, पता है स्टैंडर्ड के अंदर। बट मैं स्टैंडर्ड आपको क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि एक तो आपकी स्पीड बने राइटिंग की, दूसरा देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड जिसके अंदर मुझे पता है कि जो हम लिख रहे हैं ना लाइंस, वो लाइंस कहीं ना कहीं हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करने में। इस स्टैंडर्ड के अंदर कई पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन के अंदर जिक्र कर रहे होंगे, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वहां पर क्या लिख रहे हो, तो लैंग्वेज जो है वहां लिख रहे हो। तो जो हमारे स्टैंडर्ड ऐसे रहेंगे जिसके अंदर मुझे पता है कि एएस की लाइन हमें यूज करनी होती है, वह तो हर एक स्टैंडर्ड में ही है बेटा ये चीज। बट डेफिनेटली कुछ एक स्टैंडर्ड में डेफिनेटली चाहूंगा हम क्लास में लिख कर करें। हर एक स्टैंडर्ड को हम सीधा समरी से उठा लें या प्रिंटेड नोट से करें, या फिर मैं आपको अपने हैंड रिटन दे दूं, बस पीडीएफ शेयर कर दूं, उससे ना पर्पस सॉल्व नहीं होता। आई एक्चुअली वांट कि आप लोगों के पास ना एक प्रॉपर रजिस्टर्स बनने चाहिए आपके, जिसके अंदर प्रॉपर नोट्स हैं आपके हैंड रिटन। क्योंकि देखो बेयर टेक्स्ट से पढ़ना और हैंड रिटन से पढ़ने में फर्क है। बेयर टेक्स्ट से पढ़ोगे एक डिस्कम्फर्ट आता है, हैंड रिटन से पढ़ोगे कंफर्ट बनता है। चाहे हम कुछ चीजें एज इट इज कॉपी पेस्ट चल रही हो बीच में, यस देयर आर सर्टेन पैराग्राफ बीच में जो मैंने एज इट इज कुछ नहीं करा हुआ, जो आपका बेयर टेक्स्ट के अंदर लिखा है वो चुपका रखा है, बस उसको हाथ से लिख दिया, ठीक है। क्योंकि बेटा बेयर टेक्स्ट को नहीं चेंज कर सकता। ये नहीं अच्छा अच्छा ये मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, चलो थोड़ा सा ना चेंज कर देते हैं, इजी बना देते हैं। आई कैन नॉट डू दैट। जो बेयर टेक्स्ट में लिखा है वही पढ़ना है, ठीक है। चलो लिखो आगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पैराग्राफ बता देता हूं बेटा, हर एक पैराग्राफ नंबर नहीं लिखना, मैं बता जरूर देता हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है दैट इज इन पैरा नंबर 3.4। बच्चे ने पूछा है, मैं रेफरेंस के लिए बताता हूं, दिस इज पैरा नंबर 3.4, ठीक है। मैं हर एक पैराग्राफ नहीं लिखवाता हूं, क्यों? नॉट इंपॉर्टेंट। हम कोशिश करेंगे हम सिर्फ वही पैराग्राफ नंबर लिखें विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि सारे पैराग्राफ बेटा आप याद भी नहीं रख सकते। एएस 15 के अंदर बेटा 120 से ज्यादा पैराग्राफ, कितने याद कर लो, ठीक है। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि सिर्फ वही पैराग्राफ लिखो जो इंपॉर्टेंट है। तो जिसने लिख लिया पैराग्राफ 3.4 ठीक है, नहीं लिखा कोई चक्कर नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। पैराग्राफ नंबर 3.4 याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड और बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन लैंड और बिल्डिंग that are not intended that are not intended to be occupied substantially, that are not intended to be occupied substantially for use by or in the operations of investing enterprises. Investment in land or building that are not intended to be occupied substantially for use by or in the operation of investing enterprises or in the operation of investing enterprises, full stop, खत्म। अब डेफिनेशन इतनी ही है,
ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, ये मेरी एडिशन है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, कि कल को रिवाइज करो, अच्छा ध्यान रहे कि इसका मतलब क्या है। दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग मस्ट बी हेल्ड बाय, एक काम करते हैं ना, चलो इस बैच से मैं कुछ डिफरेंट करना शुरू करता हूँ, हर बैच में कुछ ना कुछ नई एडिशन होनी चाहिए ना। तो जो चीज मुझे पता है ना कि वो मेरा कंटेक्स्ट दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द बेयर टेक्स्ट, वहां पर ना हम एक ना वर्ड लिखना शुरू कर देते हैं, बाबा का ज्ञान, ठीक है, बाबा का ज्ञान बेटा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लो ये क्या है, ये बाबा का ज्ञान है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये बाबा का ज्ञान है, ठीक है, ये मेरा ज्ञान दिया हुआ बेटा। इसी तरीके से बेटा ऊपर आ जाएंगे, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इस इलुस्ट्रेशन को भी बाबा का ज्ञान के अंदर ही डालो तुम लोग, ठीक है। चलो, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, that is land and building must be held by an entity, must be held by an entity to earn rental income, comma, capital appreciation or other similar benefits. That is land and building must be held by an entity to earn rental income, comma, capital appreciation or other similar benefits. Done. चलो आखिरी कंसेप्ट बस जो आज पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब स्पेस देख लो कितना लगेगा, पहले ही देख लेना फिर चार्ट बनाना बच्चों, ठीक है, चाहे अगले पेज पे जाना पड़े अगले पेज पे चले जाना, आप लोगों ने ऐसे चार्ट बना, मैंने क्या करा है, पहले एक क्लासिफिकेशन ऐसे बना दिया, फिर उसके बाद मैंने एक के को फर्दर ऐसे बना दिया, ठीक है। चलो बना लीजिए। फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट सर, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड एंड मार्केटेबिलिटी, चार बेसिस के बेस के ऊपर हमने इसको डिवाइड कर दिया, चार बेसिस के ऊपर हमने इसको डिवाइड कर दिया। बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। आगे लिखेंगे बेस्ड ऑन नेचर, मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल, मॉनिटरी अमाउंट रिसीवेबल, और दूसरा शेयर होल्डिंग या स्टॉक या शेयर। आगे लिखिए होल्डिंग पीरियड, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग पीरियड, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट मार्केटेबिलिटी, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, नो एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट एंड नो एक्टिव मार्केट। अच्छा लिखा नहीं अभी, चलो चलो आगे लिख लिया सबने। Yes. चलो जी, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म लिखिए। बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म बेटा टेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, यानी इन्वेस्टमेंट विद द फिजिकल फॉर्म, एग्जांपल लैंड बिल्डिंग। और अगला आ जाता है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स विदाउट फिजिकल फॉर्म, शेयर्स, डिबेंचर्स, these may be represented by a certificate or other similar documents। बना लीजिए, समझ आ रहा है सब, Yes, sir. वही सब लिखा हुआ है जो पढ़ाया है, मतलब जो समझाया है वही सब लिख रखा है ना।
यहां तक लिख लेंगे सभी, फिर बता देंगे बेटा, स्क्रॉल कर दूंगा। लिख लिया यहाँ तक कुछ? बेटा जो वर्ड नहीं समझ आएगा पूछ लेना, मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। मैं सोचता हूँ बच्चों को ना हैंड रिटन के नोट से दूं, फिर मैं सोचता हूँ यार बच्चों को इतना टॉर्चर क्यों करना है, क्लास में लिखवा देते हैं। चलो, लिख लिया सबने? बेस्ड ऑन नेचर लिख छोड़ो। अरे बाप। जो वर्ड नहीं समझ आएगा बेटा प्लीज पूछ लीजिएगा। अच्छा बेटा एक चीज और, इन एवरी क्लास लिखते रहो, साथ 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 सुनना, साथ साथ मेरी लिखते रहेंगे। जब भी आप मेरी क्लास में आ रहे हैं या किसी भी क्लास में जा रहे हैं, एक चीज आप घर से सोच के निकलना, या क्लास में आने से पहले सोच के रहना कि अगर हम आज क्लास में आए हमने यहाँ से कुछ सीख के जाना है। ठीक है। एंड इन एवरी क्लास हमने इंप्रूव करना, हर एक क्लास के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज सीख के जानी चाहिए, और हमने अपना लेवल इंक्रीज करना है। आज जो पार्टिसिपेशन रही, गुड, अगली क्लास में इससे भी बेहतर। ठीक है। मैं क्लियरली बोलता हूं, सिलेबस कब खत्म होगा, कितनी क्लासेस लगेंगी, एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन यू। अच्छे से पार्टिसिपेट करते जाओगे, इंटरेक्ट करोगे, जल्दी हो जाएंगी चीजें। इंटरेक्ट नहीं करोगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। पिछले बैच में इस चैप्टर को करवाने में मुझे 17 आवर्स लगे थे। अमाउंट की बात करी सर आपने? कहां पर बच्चे? अमाउंट ओइंग बेटा, ओइंग, OWING। पिछले बैच में बेटा इस चैप्टर को करने में 17 आवर्स लगे थे टोटल। आई एम टारगेटिंग 14 और 15 आवर्स, मतलब 5 क्लासेस के अंदर मैं टारगेट करके चल रहा हूँ, मुझे इस चैप्टर को खत्म करना। ठीक है। लिख लिया सबने? यस सर। कर दो बेटा, स्क्रॉल कर दो। स्टील हेलो दी वर्जन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? एलटीवी एग्जांपल भी दिया था बेटा वर्जन गोल्ड बॉन्ड्स का।
कटिंग की कोशिश करो बच्चे, ना हो अभी से हैबिट बनाओ, ठीक है, कटिंग कम से कम। बेस्ड ऑन मार्केटेबिलिटी, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट। एक्टिव मार्केट है, लिस्टेड कंपनी के शेयर हो गए, एक्टिव मार्केट नहीं है, शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हो गए। लास्ट कर दो स्ट्रोक थोड़ा और, सबने लिख लिया यहाँ तक? तीसरा पॉइंट कब का हो गया? लास्ट, बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड। चलो इसको लिखो, उतना साथ साथ सुनेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा? सर आज की क्लास में पहला तो चलो इंट्रोडक्शन था, उसको तो क्या रिवाइज कर पाऊं बेटा, ठीक है, क्या उसको भी रिवाइज करना है किसी ने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। और बच्चे अब ना एक काम करा करेंगे, मैं इसकी ना वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, तुम लोग लिख लो पहले। मैं इसकी एक सेपरेट ना वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पोस्ट दैट इन द ग्रुप ओनली, ठीक है। तो आपने ना ये वीडियो बेशक सेव कर लेना अपने पास, और जैसे जैसे नई वीडियो आती रहेगी पिछली डिलीट करते रहना, क्योंकि जब अगली क्लास में रिवाइज करवाऊंगा ना, सिर्फ ये नहीं अगली क्लास का रिवाइज करेंगे, इस वाली क्लास का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, फिर हम एक वीडियो बना लेते हैं। हाँ बेटा रील बनाओ। अभी रील बनाते हैं, एक मछली पानी में लेके। जल्दी लिखो। रेडिली रिलाइजेबल बच्चे, रेडिली रिलाइजेबल हो, मेरे से पूछ ले वीरे, ठीक है, क्योंकि अगर आपसे नहीं पढ़ा जाता उससे भी नहीं पढ़ा जाता। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है डन, चलो अभी एक्सक्यूज मी। सेशन कोई लीव नहीं करेगा, ठीक है, वी विल जस्ट क्विकली रिकॉर्ड, ठीक है। मैं फोन पे इसकी एक रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ये वाली साथ में रहेगी, तो लास्ट के जो 3 मिनट्स है वो हमारा रिवीजन वाला होगा, एक्सक्यूज मी 2-3 सर। मिनट। हाँ जी हाँ जी, बोले बेटा हर्ष। सर वो अगली आपने इंस्टॉलमेंट की बात की थी ना, वो कब भरनी है? बच्चे हाँ, इंस्टॉलमेंट का रह गया, इंस्टॉलमेंट का बताना रह गया बच्चे, कोई नहीं बेटा, मैं उसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस इट आफ्टर रिकॉर्डिंग, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। बच्चे मन में कोई भी सवाल रहे एकेडमी को लेकर, किसी और मैटर को लेकर विच इज नॉट रिलेटेड टॉपिक, मुझे रिकॉर्डिंग एंड करने देना, उसके बाद पूछ लिया करना, ठीक है। आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड मैं सेशन जब भी लीव करा करूंगा उससे पूछूंगा कि किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया, ठीक है। लेट जस्ट ट्राई कि रिकॉर्डिंग के अंदर अदर देन हमारा स्टैंडर्ड हम कुछ फालतू डिस्कशन हमारी ना हो, ठीक है, कुछ इरेलीवेंट डिस्कशन ना हो अदर देन टॉपिक, ठीक है बच्चे, मैं बता दूंगा बेटा, डोंट वरी। चलो जी बेटे, आज हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं? अच्छा अच्छा, आज हमने क्या किया बेटा, आज हमने स्टार्ट किया आपका पहला टॉपिक विच वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, नेम ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? 2 ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव की अकाउंटिंग कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट की इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है इन्वेस्टमेंट की। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का स्कोप क्या है। स्कोप के अंदर हमने 4 चीजें बेटा बाहर फेंकी थी, कौन कौन सी 4 चीजें हमने बाहर करी? पहली हमने बात करी जो आपका इनकम है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, जैसे
इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, उसको बाहर किया था। क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डील करेगा। हमने किसको बाहर करा? ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। क्यों? AS 19 डील करेगा। हमने किसको बाहर करा? जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स के और लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस के, ठीक है, उसके अंदर IRDA और AS 15 की एप्लीकेशन रहेगी। फिर म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि फॉर्म करे गए हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के अंदर, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताए गए हैं, उनको बाहर करा गया। फिर हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। हमने कहा इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट वो एसेट्स होते हैं विच आर हेल्ड बाय एंटरप्राइजेस विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग इनकम। किस फॉर्म में हो सकती है? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, या फिर फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, और तीसरा अदर सिमिलर बेनिफिट्स के लिए। फिर हमने बोला ऐसे एसेट्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, वो आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं होते हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बच्चों नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर हमने क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में भी बाहर आई है, AS 2 में भी बाहर आई है, जो इन्वेस्टमेंट हेल्ड है, स्टॉक इन ट्रेड है, शेयर, सिक्योरिटीज। लेकिन ICAI का गाइडेंस ने क्या बोला कि इनका ट्रीटमेंट वैसे ही करा जाएगा जैसे आप करंट इन्वेस्टमेंट का डील करके चलते हो AS 13 में। उसके बाद बेटा मैंने आपको पढ़ाया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हमने क्या मतलब सीखा? हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब सीखा, ये बेसिकली लैंड और बिल्डिंग है विच इज नॉट इंटेंडेड टू बी ऑक्यूपाइड सब्सटेंशियली फॉर ऑन यूज, है ना। हम बेसिकली इसके अंदर वो लैंड और बिल्डिंग आ जाएगी जो आपने ऑक्यूपाई करी है विद एन इंटेंशन कि आप उसके ऊपर रेंटल इनकम अर्न करेंगे या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट हमने करा फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने 4 बेस के ऊपर बेटा फॉर्म्स बांटी। कौन कौन सी 4 बेस के ऊपर हमने फॉर्म बांटी? एक हमने कहा बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म है। दूसरा हमने बोला फिजिकल फॉर्म पे बेस के ऊपर टेंजिबल, इंटेंजिबल, लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स। फिर हमने कहा बेस्ड ऑन नेचर, नेचर के बेस के ऊपर हमने बोला कि मॉनेटरी अमाउंट रिसीवेबल, दूसरा शेयर होल्डिंग या स्टेक। मॉनेटरी अमाउंट में हमने क्या देखा? क्या देखा मॉनेटरी अमाउंट में? जैसे इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज हो जाएगा। और स्टेक के अंदर क्या देखा? जैसे किसी आपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स के अंदर आपने इन्वेस्ट करा, किसी पार्टनरशिप के अंदर आपने इन्वेस्ट करा। देन उसके बाद होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड के अंदर क्या आ जाता है? करंट एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कौन सी होती है? जो कि करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? विच इज रेडिली रिलाइजेबल एंड इंटेंशन क्या है? टू होल्ड फॉर नॉट मोर देन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। लास्ट हमने देखा मार्केटेबिलिटी, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, एक्टिव मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट। एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कहां पर होगा? शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, एंड एक्टिव मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट शेयर्स ऑफ एन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। सो बेटा आज हमने ये करा, पूरा लेक्चर के अंदर लगभग हमने जितना भी टाइम लगाया विद इन 3 minutes वी हैव रिवाइज्ड इट, ठीक है। चलो चलो, थैंक यू सो मच बच्चों। उम्मीद करता हूँ सारे सेटिस्फाइड होंगे, सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो परसों मिलते हैं, परसों नहीं मंडे को मिलते हैं, ठीक है। सेम टाइमिंग्स 2:30, ठीक है। चलिए एंडिंग द सेशन बेटा। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, एंड आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप एज वेल। अगर आपके किसी फ्रेंड्स वगैरह ने देखना हो आप शेयर कर सकते हो।